मैं तो इस माइंडसेट में हूँ कि इससे किसी का भला हो जाए इसका पॉडकास्ट से। भाई लोकल लोग तो देखेंगे ही। वो कि लौंडे पीछे पड़ गई तो साला इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या मैसेज कर रही है मेरी बहन, मैसेज कर रही है कि आप कौन हो। मेरी बहन बोल रही तू कौन है ये बता पहले। ये वाला ऐसा काटते वैसे उसको पता है। आज हमारे साथ फाइनली बलराम भाई आ चुके हैं। बलराम भाई का इंट्रोडक्शन आज अंकित देगा, क्योंकि अंकित से बेहतर बलराम भाई को कोई नहीं जानता। नहीं, मेरे से बेहतर तो बहुत लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है तो इस कमरे में इस इंट्रोडक्शन के बीच में ये भी नहीं जानता। ये थोड़ी देर पहले कुछ पूछ रहे थे, तू कौन से स्कूल हुआ था? बोला भाई तू यही है ना सरकार में तो। अच्छा सरकार में पहले बताता जल्दी आ जल्दी सरकार वाले कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। केवी वालों से तो उम्मीद ही नहीं है। मेरे संग का एक लड़का, हमारे 5-6 सब्जेक्ट होते थे 11th में, है ना, उसमें साला 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया। साला हराम का जना प्रिंसिपल बना, हांडा हुई प्रिंसिपल बना हुआ है कॉलेज एक स्कूल का। मैंने बोला मैं बर्बाद करेगा तू देश को गड्ढे में ले गया तू जनरेशन तेरे नहीं भाई साहब। अच्छा प्रिंसिपल बना कैसे? अरे उसके मामा का स्कूल है ना। हाँ। ऐसे हार्ड वर्क नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करा किसी ने। आप जो नीचे गया है वो नीचे गड्ढे में गिरा है। ऐसा नहीं कि कभी को ऊपर ही चला गया वो। जिसने मेहनत नहीं करी उसने नहीं करी। मतलब नेपोटिज्म का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसके तो मामा का स्कूल है, कहीं भी प्राइवेट खोल लेते हाँ। तो उस वजह से वो उसको प्रिंसिपल बना दे भाई। अच्छा, अरे तू उस वाले गल्ले पे बैठता, मैं दूसरे वाले पे शादी कर ली उसने। मैं बोला बीवी तो सुंदर है। मैंने बोला ये ऐसा मामा मुझे भी चाहिए। हमारे हमारे मामा केवल बात देने आते, कॉलेज की सीट नहीं देने आते। अच्छा, तो भैया आपने ताइक्वांडो एज अ करियर स्टार्ट किया था अपना, कुछ उसके बारे में? मैं आपको बताऊं, मैं 6ठी क्लास में था तब मैं यहाँ रमनलाल सोरावाला स्कूल में। हाँ भाई, सेम मैं स्विमिंग करने आता था और मैं सोचता था मैं ओलंपिक जाऊंगा स्विमिंग से। तो मैं सोचता था, पर मेरे घर वाले बोले क्या करेगा क्या करे, उनको भी समझ में नहीं थी। मैं भी ज्यादा लड़ नहीं पाया 6ठी क्लास में। 9th क्लास में मैंने टाइकोंडो चालू करा। भाई टाइकोंडो में भी लड़ता था, घर पे आके भी लड़ता था। भगवान की दुआ से अच्छा निकल आया तो मैंने सोचा जी ओलंपिक जाएंगे। तब तक पता तो था नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे इंटरनल गेम्स की पॉलिटिक्स क्या होती है। अब मैं चला गया, बोरिया बिस्तर उठाया, 2017 में निकल गया पास करते ही दिल्ली पीस टाइकोंडो अकेडमी में। उधर मैंने ट्रेनिंग करी। मेरे जो उस्ताद थे वो वर्ल्ड चैंपियन थे अफगानिस्तान के। अच्छा, है ना, अफगानिस्तान के थे। क्या नाम है उनका? सैयद हसन गाजी, है ना। इस समय वो नेपाल की नेशनल टीम के हेड कोच हैं। अच्छा, इस समय करेंटली, है ना। इंडिया में तो इज्जत मिली नहीं। ऐसा था कि हमारे हिंदुस्तान को ना आदत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। वर्ल्ड चैंपियन बंदा आपके इंडिया में फ्री में कोचिंग दे रहा है, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जी बस नहीं कर रहे, चूते कोई रीजन नहीं है उनके पास। और बहुत अच्छा एक से एक प्लेयर निकाला मैं, कुछ क्या बोलूं। कशिश मलिक, अगर आप तो गूगल करके देखो, कशिश मलिक, अमन कादयान, राधा दीदी वगैरह, जो एक से एक प्लेयर निकाला यार उन्होंने। निखिल भैया, निखिल का बहुत अच्छे प्लेयर। कुछ क्या बोलूं, मैं भी अच्छा उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ, है ना। मैं भी अच्छे, मैं हिंदुस्तान का टॉप एथलीट था, टॉप 6 में आती थी मेरी रैंकिंग, है ना। उन्होंने बहुत अच्छे से प्लेयर निकाले, लेकिन इज्जत नहीं है। अब क्या, नेपाल गए, नेपाल में उनको पहले दिन हेड कोच बना दिया नेशनल टीम का। अंतर होता है। वो वहाँ पे वहाँ रिसोर्सेज नहीं थी, वो अब वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको तो ट्रेनिंग देने से मतलब। अफगानिस्तान की हालत तुम्हें भी पता, उड़ा दिया। हाँ है ना, ऐसा सिस्टम है भाई। उनको तो उधर हो गया। तो अब मैं उधर टाइकोंडो की ट्रेनिंग करी मैंने, अच्छे लेवल पे खेला भी। 2018 तो मेरा माइंड वाइंड से गया, 2019 में मैं खेला, अच्छा परफॉर्म भी किया, इंटरनेशनल मेडल भी मारे मैंने। फिर उसके बाद मैं तो रियलाइज हो रहा कि यार टाइकोंडो में तो कुछ रखा ही नहीं है। पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने क्यों
तो कुछ आप बताओगे कि पॉलिटिक्स किस तरह की ऐसा चीज? होता है कि यार पॉलिटिक्स मैं बताऊं, जैसे आपने सुना होगा ना कि इसको खेलने नहीं दिया जा रहा, हम्म। ऐसा होता है। ये सच्चाई है और बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे देश में, कि अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो नेपोटिज्म की वजह से उसको नहीं खेलने दिया जा रहा। फेडरेशन फेडरेशन का अंतर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर पॉलिटिक्स, सबसे गंदी पॉलिटिक्स क्या है हमारे हमारे गेम में, हम्म। 4 फेडरेशन थी उस समय, अच्छा। ठीक है, वो एबॉलिश हो गई है। अब आ गई 2 फेडरेशन, एक आईटी है ना, आईटी बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल टाइकोंडो, इंडियन टाइकोंडो, और एक टीएफआई, टाइकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। टाइकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट में, और आईटी रजिस्टर्ड है वर्ल्ड टाइकोंडो में। तो जो आईटी से खेलता है वो टीएफआई से नहीं खेल सकता, जो टीएफआई से खेलता है वो आईटी से नहीं खेल सकता, है ना। अब तुम सोच के देखो किसी का करियर कैसा रहेगा कि जी उसको इंटरनेशनल खेलने जाना है, तो गवर्नमेंट हमारे इंडिया के फ्लैग टेंडर नहीं खेल पाएगा, क्यों जी, आप क्या नाम है, टीएफआई से अप्रूव्ड नहीं हो। अरे बाप रे। ठीक है। और अगर आपको इंटरनेशनल खेलने जाना है तो टीएफआई से नहीं जा सकते, क्योंकि टीएफआई डब्ल्यूटीएफ से अप्रूव्ड नहीं है। तो जी बहुत बसड़ हो रही थी, मैंने बोला अपनी जिंदगी सुधारो भाई, कुछ नहीं रखता है इन चीजों में। जब मेरे को, जब तक मजा आ रहा था ना गेम में, सुख था मेरे को, जब तक मुझे सुख मिल रहा था मैंने खेला, सुख मिलना बंद हुआ मैं अब फिर टीचिंग लाइन में आ गया। ये बात थी, मैं फिर टीचिंग लाइन में आया। मैं टीचिंग लाइन में, मेरे सीनियर थे राहुल शर्मा, आगरा के हैं वो, उनकी वजह से, मैं सही बताऊं तो ना, उनकी वजह से, उनकी गाइडेंस में मैं सही कॉलेज भी मिल गया मुझे, है ना। हिंदुस्तान का टॉप कॉलेज है आईजीआई कॉलेज। अब उसमें मैं पढ़ रहा, अब उसमें जाके मैंने देखा कि टीचिंग कैसे करते हैं। अब मैं वहां पे जाके सीखा कि हमारे देश में कितनी कमी है भाई यार फिजिकल एजुकेशन को लेकर कोच की। अच्छा। भाई वो बंदा जो, मतलब हमारे मथुरा में ऐसे ऐसे कोच मैं जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ, कि वो इतनी आउटडेटेड ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर हम रोकते हैं आज ही मेडल नहीं आ रहे हमारे। भाई लौंडे तो तुमने पहले घिस दिए बचपन में, अब बाद में क्या परफॉर्म करेंगे वो। पॉलिटिक्स तो ऐसा था कि पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया वो टीएफआई और आईटी वाला, उसके चक्कर में मैंने फिर छोड़ दिया। आप तुम सोच के देखो, क्या नाम है, ओलंपिक का सिलेक्शन होता, टोक्यो ओलंपिक्स। हाँ, ये चीज मेरे को बात भी करनी थी, है ना। टोक्यो ओलंपिक का सिलेक्शन हुआ था, मुझे डेट तक याद है, 19 अप्रैल 2021 में जॉर्डन, अमन जॉर्डन में सिलेक्शन ट्रायल थे, है ना, एशिया के सिलेक्शन ट्रायल्स होने थे। अब उन्होंने बोल रखा था कि भाई कोरोना का समय था, उन्होंने बोल रखा था 14 दिन जा तो आप किसी और कंट्री में या हमारी कंट्री में क्वारंटीन होंगे 14 दिन के लिए, 14 दिन पहले, ठीक है ना, 19 तारीख से। तो मतलब 5 तारीख को आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाना चाहिए था, आपकी टीम चली जानी चाहिए थी। यू वोंट बिलीव इट भाई, 11 अप्रैल को सिलेक्शन हुआ एक बार, फिर दूसरी बार सिलेक्शन करवाया 15 अप्रैल को। लिख के दिया था अमन जॉर्डन ने, जॉर्डन की जो नेशनल कमेटी है टाइकोंडो की, उन्होंने लिख के दिया था ये वाली बात कि इंडिया की टीम को आने की कोई जरूरत नहीं है, हम एंटरटेन नहीं करेंगे उनको। इतनी घटिया हालत है हमारे देश में। लोगों को मतलब इस बात की भी अवेयरनेस नहीं है कि कोई अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के दे रहा है, तुम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। फॉलो तो करो आप, हमारे लड़के जाएं उधर, सेलेक्ट ना हो। मतलब ये फेडरेशन जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है और वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले रही है। क्या वो जॉर्डन की कमिटी, जॉर्डन को दिया गया है अब सिलेक्शन ट्रायल्स हेल्ड करवा ओलंपिक्स के लिए, है ना। तो उन्होंने ओलंपिक्स के ट्रायल्स करवाएंगे वो। अब इंडिया से एक बंदा ही तो जाएगा, एक वेट कैटेगरी बंदा जाएगा। अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उधर वो बंदे कम से कम 4 तारीख को पहुंच जाने चाहिए, 4 अप्रैल को, 14 दिन के क्वारंटीन के लिए। 14 दिन के क्वारंटीन पर नहीं, सिलेक्शन ही 14 को अप्रूव हो रहा है दोबारा, वो भी सिलेक्शन हुआ ही 14 तारीख को है, 14 अप्रैल को हुआ ही सिलेक्शन है, वो भी दोबारा 11 को। क्या कुछ है सर, मतलब सीरियसनेस ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एथलीट्स जो थे वो डाल भी रहे थे कि कंटिन्यूअसली कि ये फेडरेशन की ये हुई है, फेडरेशन का इशू है, फेडरेशन बहुत ज्यादा। अब भाई हमारी फेडरेशन का इशू है, जॉर्डन थोड़ी अपने प्लेयर्स को वो नुकसान पहुंचवाएगी। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं पहुंचवाएगा भाई, कोई भी नहीं पहुंचवाएगा। अपने अपनी टीम का नुकसान करो भाई, तुम्हारी फेडरेशन तुम जानो। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो कुछ नहीं सुन रहे। बहुत ज्यादा इशू, बहुत ज्यादा इशू। अभी तुम सोच के देखो, अभी IOA से लेटर आया है कि हम आईटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आईटी को खिलाना बंद करो। अभी 1 महीना पहले, ठीक है ना, आईटी से खेलना बंद करो। फेडरेशन में इतनी भसड़ मची हुई है, अगर मैं एथलीट क्या ही करेगा उसमें, तो मैं अपना करियर एज अ टीचिंग में तो ग्रो नहीं कर पाता बिल्कुल, क्योंकि भाई आप 8-8 घंटे ट्रेनिंग करते हैं भाई, तो हमारे ऐसा
हल्की पतली बात नहीं होती, 8-8 घंटे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ओलंपिक लेवल पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, 8 घंटे घिस जाते हो, वो भी जीतने के लिए ही कर रहे हो आप जीतने ट्रेनिंग। के लिए कर रहे हो, हाँ। है ना, प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो, तो आपकी बॉडी घिस जाती है, आप फिर ऐसा पढ़ाई वढ़ाई का इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, इतना एक्सक्लूसिव ध्यान नहीं दे पाओगे कि आप कर पाओ। तो इसलिए मैंने बोला पहले अपना करियर बनाते हैं, जब खेलना है के लिए तो मैं फन के लिए खेलूंगा, अगर मैं मजा आता है मुझे खेलने में, मैं इसलिए खेलूंगा, इसलिए नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे ओलंपिक में जाना है। अब मैं जो खेलता हूँ, टाइकोंडो हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, मैं जब शॉर्ट पुट का प्लेयर हूँ, तो मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे खेलने में मजा आता है, मिलेगा कुछ नहीं, खेलने में मजा आता है, इसलिए मैं खेलता हूँ। अब जैसे मैं जिम करता हूँ बहुत रेगुलरली, मेरे को जिम करने में मजा आता है, मुझे कोई स्टेज पे नहीं चढ़ना, है ना, मुझे कहीं बॉडी लड़की नहीं पटानी, कुछ नहीं करना, भाई मेरी पट्टी पटाइए, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, लोग बोलते हैं जी आप क्या करोगे इतनी जिम करके, अरे भाई जिम करने से मुझे वो खुशी मिल रही है, मुझे जिम करता हूँ, मुझे जिम करने के लिए मैं जिम कर रहा हूँ, कुछ चाहिए नहीं मुझे, जो चाहिए मुझे जिम करके मिल जाता है। ये इशू है हमारे यहाँ पे ना, दिक्कत क्या रहती है लोगों की कि वो कोई काम करते हैं वो किसी वजह से करते हैं, तो जी फलानी चीज मिलेगी, अगर नहीं मिली तो छोड़ दो, वो फाइनेंशियली जोड़ देते हैं हर चीज को, जोड़ देते हैं, कुछ किसी ना किसी चीज से जोड़ ही देते हैं, मैं ये काम करूंगा तो मुझे लड़की पटेगी, आप इस चीज से जोड़ो, लड़की नहीं पड़ी तो लड़की को भी गाली पड़ती है, उस काम को भी पड़ती है। भाई फैक्ट बात है भाई। अब भाई कोई प्रॉपर कैडबरी डेयरी मिल्क किसी लिए थोड़ी बनना। बहुत पॉलिटिक्स है उसमें, और ऐसा नहीं कि हमारे लिए, अच्छा आप ऊपर जाते ना, आप नहीं वो घड़ी मुझे लगा आपने अफगानिस्तान का ही बात की थी। क्योंकि ऐसी तन से जुदा। तो ये रखना है। नहीं क्योंकि मैं काटने नहीं वाला। ये तो काट दूंगा। बोल रही थी मैं, तुम्हारा पूरा पॉडकास्ट व्लॉगिंग मैं चालू करूंगा, व्लॉगिंग चालू करूंगा साइकिल। अच्छा अच्छा, वही जो सबसे पहली ट्रिप कन्याकुमारी वाली, मैं उससे पहले से व्लॉगिंग चालू कर दूंगा, मेरा मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से मैं चालू करूंगा, क्या नाम है, साइकिल करूंगा, उस पर व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग की वीडियोस बनाऊंगा, व्लॉगिंग तो अलग चलेगा, बाई पैरेलल एक वीडियोस भी चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, थोड़ी ज्ञान की बातें, एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि मैं मतलब ये एक होता है ना, फॉरसाइट होती है कि अपन लोगों ने आपको देखा था, मतलब वॉलीबॉल खेलने के कोर्ट से देखा था सबसे पहले, और ये बंदा होता है ना जिसका नाम बलराम है, और वो बंदे मतलब जो नाम है बलराम, भाई साहब वो जाना जाता है उस चीज के लिए, एक बंदा है बलराम नाम का, तो भाई साहब वो है भी वैसा ही, महंगी बात चीज, महंगी बात। और 9th में आते आते ना इंसान थोड़ा मैच्योर होता है, जैसे भैया 9th में नहीं मैं तुम बैठो थोड़ी देर, तुम बोलोगे गलत आदमी ने तुम्हें टीचर बना दिया, मैं तुम्हें टीचर किसने बनाया, मैं खुद मुझे टीचर किसने बना दिया भाई, गलत लोग टीचर बनाया मुझे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और कर रहा हूँ, हाँ बैठे बैठे मैं जनरेशन खराब कर रहा हूँ। वो बोलेगा यार गलत आदमी है, जाते बच्चे बोलेंगे गलत टीचर है, जो नाम था वहां से वो बंदा उठ के यहाँ आ गया। अब उसके बाद मतलब ये बदनाम तो रहे हमारे पेज में बहुत बदनाम रहे भाई साहब, बलराम कौन है, लड़ाकू, मतलब जहाँ पैर रखा वहाँ अपना वर्चस्व बनाया है, नो डाउट बना रखा है। वर्चस्व कैसा भी हो सकता है, अच्छा बुरा, पब्लिसिटी भी होती है, गुड पब्लिसिटी भी, जैसे रजत दलाल। ये वाली बात मैं काट दूंगा आपको रजत भाई, सॉरी भाई, फुल सपोर्ट। वो मांडटरी के लोग गुस्सा हो जाएंगे। अरे मैं बताऊं, देखो रजत दलाल की भी ना गलती नहीं है, आप लोग सब लोग उसको ना गाली वाली देते हैं रजत, मैं बोलता हूँ भाई वो एक कैरेक्टर की तरह प्ले कर रहे हैं उसको, रजत दलाल जो है वो एक कैरेक्टर की तरह प्ले कर रहे हैं। आप सोचो वो इंडिया के सबसे अच्छे लिफ्टर थे अपने वेट क्लास में, कोई नहीं जानता था उसको, कोई भी नाम नहीं जानता था। जैसे उनका एक कंट्रोवर्सी से चालू हुआ, सबसे पहली कंट्रोवर्सी उनकी थी वो बाबा जो उन्होंने मारे थे, तो घर में बंद करके बाबा मारे थे, उधर से उन्होंने उठना चालू करा भाई, सीधी बात है, उनका नाम भी उसी चीज से हुआ। आप जब
मैं उनको लिफ्टिंग के दिनों से जानता हूँ, हम्म। जब वो लिफ्ट करते थे मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। जब उनकी पहली कंट्रोवर्सी हुई थी मैं बोला रजत भाई किस लाइन में आ गए आप किस लाइन में आ ये गए? जो आप कह रहे हो ना कि बहुत टाइम से कर रहे हैं, मेरे भैया भी 10-11 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। वो लोग भी उनको फॉलो करते थे। हाँ। जो लोग इस कोर में रहते हैं ये हाँ, अपने हाँ। अपने अपने रोल मॉडल्स को और जो अच्छा कर रहे हैं पीक पे उन सबको जानते हैं। सब वो यहाँ। तो अभी रिसेंटली मुंबई में एक इवेंट हुआ था, तो मेरे भैया मेरे जो उनके साल हैं उनको ट्रेन करा के और वहाँ गए थे। तो वहाँ रजत जलाल भी मिले थे, उनके साथ फोटो भी है। मैंने भैया के साथ उस पॉडकास्ट में भी उनके बारे में पूछा था, तो उन्होंने भी सेम ये चीज़ कही थी। वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से कर रहे हैं, तो लोग अब दिखने लग गए हैं सब लोग। दिखने इसलिए लगे हाँ। कि वो उसमें कर रहे हैं। हाँ, कंट्रोवर्सीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंट्रोवर्सी जरूरी भी है। देखो हम्म। सीधी बात है, अगर तुम्हें अपने स्किल सेट पे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, हम्म। घर सबको चलाना है, हम्म। वो कुछ ना कुछ तो भाई, करेगा ही। घर सबको चलाना भाई। वो कुछ ना कुछ तो जैसे करेगा ही भाई। ये और आज के टाइम पे ये अगर कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है उस बंदे को, तो आज वो बिग बॉस में बैठा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भाई, लोग देख रहे हैं भाई जेन्युइनली। वो बात अलग है, हमें भी कलेश देखने में मजा आ रहा है। हमें भी अरे कलेश देखने में अरे मजा आ आप नहीं सोचोगे, मेरी दीदी नाइट शिफ्ट करके आ रही है ऑफिस से। रहा है। हाँ, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मैं 8 बजे ऑफिस जाने के लिए उठ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ यहाँ बिग बॉस चल रहा है सुबह सुबह। क्योंकि अब ऑनलाइन सबके हाथ में 24 घंटे चल रहा है। अब वो कलेश चल रही है, मेरी आंख ही कलेश सुन के खुल रही है। जब मैं शाम को घर में घुस मैं तो कलेश में आ रहा हूँ। हाँ, तो हिंदुस्तान की ऑडियंस को कलेश ही पसंद है, और ये बिग बॉस की टीम अच्छे से जानती है। अरे मैं तो आपको एक बात फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ, अगर कलेश पसंद नहीं होता तो नाम थोड़ी होता। बस इतना- बस बस हाँ। इतना सही नाम बात होता है। ही नहीं फिर उनका। हम्म। भाई पहले ही बाइकआउट हो जाते। तो ये एक अच्छी चीज़ है, रजत दलाल की बात उठी है कि जिस तरह का माइंडसेट है रजत दलाल, और जैसे आप जिस तरह का स्पोर्ट करते हो, ताइक्वांडो एक एग्रेसिव स्पोर्ट है बहुत काफ़ी, है ना, aggressive। स्ट्रेंथ है, पावर लिफ्टिंग भी आप कर रहे हो, मतलब एक माइंडसेट अलग लेवल पे होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अलावा। तो आप उस लेवल पे सब खेल चुके हो, हर चीज़ अभी भी सब चीज़ों में हो। आप जब एक नॉर्मल एवरेज इंसान को देखते हो तो आपको क्या चेंज दिखता है उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और बहुत है यार। मतलब किस आप मतलब क्या। हाँ। मुझे जब मैं नॉर्मली व्यू करता हूँ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार इन लोगों में गुस्सा बहुत है। मैं बहुत अच्छे लेवल पे खेला हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की मेरी फाइटिंग स्किल्स आती है मुझे। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन किसी से अंदर से मेरी देह नहीं करती लड़ूं, मैं जाऊं मारूं, मेरा अंदर से मन मतलब प्रोफेशनली के। प्रोफेशनली नहीं, स्ट्रीट फाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने देखा होगा कुछ हो गया तेरी बहन की, हाँ, देख लेंगे बनानी के, कुछ नहीं पाने पिटेगा वो लड़का। हाँ हाँ हाँ, बहुत 90% लोगों का यही है। बहुत एग्रेशन है, मैंने हाँ। देखा। मैं सोचता हूँ ये इन्होंने कभी जिंदगी में लड़ाइयाँ देखी नहीं। हाँ। देख लें एक बार। अब मैंने इतने अच्छे लेवल पे मार भी लगाई है लोगों में, स्ट्रीट फाइट में भी और वैसे भी, कि मैं देखता हूँ मैं अवॉइड करता हूँ। अब जैसे मुझे पता है कि अगर मैंने एक लात मारी, किसी बहुत पावर है भाई लात पैरों में, है ना भाई, 220 किलो की स्क्वाड थी मेरी, है ना, और फिर टेक्निक वगैरह भी आती है ना। अब अगर मैं किसी के पावर से लात मार दूं तो उसको इंजरी आ जाएगी सीरियस वाली, बिल्कुल। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो मैं लड़ाइयाँ मैंने अवॉइड करता हूँ इसलिए। लेकिन लोगों में देखता हूँ यार एग्रेशन इतना है कि भाई जी इतनी किलो की वेट मार लिया कि जी 220 किलो 200 किलो की बेंच मार ली जी, एग्रेशन है किस बात का पता नहीं। 200 किलो की बेंच, मैंने बोला था ना ईगो बहुत है लोगों में। ईगो किस बात का भाई, शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा। मेरी 220 किलो की बैठक स्क्वाड थी, है ना, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उसी दिन सुबह 220 की स्क्वाड मारी, शाम को एक्सीडेंट हो गया, पैर अलग, पैर फीमर के 2 हिस्से हो गए थे, है ना। मुझे पता है ना मेरे को कितना दुख हो रहा था, दर्द से ज्यादा दुख था मुझे कि मैं क्या हो सकता था, मुझे पता अब नहीं हो पाऊंगा मैं। आज की डेट में मेरी 170 किलो की स्क्वाड है, 1 साल भी नहीं हुआ इस बात को, है ना। लेकिन मुझे पता है ना कि मैं और कितना आगे जा चुका होता, क्या पता 260 270 की स्क्वाड आ गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन एग्रेशन में देखता हूँ यार लोगों को बहुत है। जैसे आपने देखा होगा कोई बंदा जिम कर रहा है और उसको इस बात का गुस्सा आता है जी मैं वेट उठा लेता हूँ, उसको गुस्सा है इस बात, गुस्सा किस बात का है तुम्हें, क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? आप अपनी एनर्जी को चैनल ही नहीं कर रहे हो। आप क्या नाम है, जब एडवोकेट करता हूँ इस बात को, फिटनेस को, वर्कआउट को, जब मैं एडवोकेट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जी बच्चों को भी करनी चाहिए, कि बच्चों में एनर्जी बहुत होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि खाली इस्तेमाल शैतान का घर होता है भाई। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं लगवाओ। अगर वो बंदा फिटनेस के, मैं नहीं बोलता जिम करो,
फिटनेस के लिए डांस कर लो यार, हम्म, है ना। कुछ नहीं हो रहा, तुम डांस करो, रनिंग करो, कुछ नहीं होगा तो भर्ती तो निकलेगी तुम्हारी। हम्म, अगर आप ऐसी चीजों में चैनलाइज करोगे तो एग्रेशन भी कम होगा, है ना। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ, जो बंदा जिम कर रहा है उसमें इस बात का एग्रेशन है, मैं जिम कर रहा हूँ क्यों, कल्चर बना दिया ये वाला कि जी वेट उठाएंगे जोर से जमीन में मारेंगे, कल्चर बना रखा है। भाई बी पोलाइट, बी हम्बल टू एवरीवन। आपका शरीर आज है कल नहीं रहेगा। आप बात सही है, बहुत बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ, लेकिन ये वाली बात फैक्ट है। आपको भी देखना कि जो बंदा स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, बहुत ज्यादा काम हो जाता है लाइफ में, क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया। हाँ, राजी राजी गैर राजी उसने बहुत कुछ देख लिया, तो वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है, सिचुएशंस में अच्छे से डील कर पाता है वो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि 10th क्लास के बच्चे जो बोर्ड्स दे रहे हैं, खासकर उनको वर्कआउट करना चाहिए, उनको वर्कआउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक चीज क्या सिखाता है, डिसिप्लिन। आपको वर्कआउट डिसिप्लिन, सॉरी, जो आपको वर्कआउट है वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा ही सिखाएगा। अगर आप डिसिप्लिन सीख गए तो वो तो उठा के कहीं भी लगा दो। डिसिप्लिन है कि जी एकाग्रता है मेरे अंदर, तो मैं उठा के पढ़ाई में लगा दी। अगर आप 1 घंटा डेली वर्कआउट करते हो, मैं नहीं कहता जिम करो, कुछ भी करो, वर्कआउट, मैं बार बार कहूंगा इस बात को कि आप वर्कआउट करो रिगार्डलेस कुछ भी। अच्छा, पुशअप मारो, पुलअप मारो, रनिंग करो, है ना, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, कैलिस्थेनिक्स करो, लेकिन करो, क्योंकि आपका दिमाग हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा, एंडोर्फिन्स रिलीज करेगा, एंजाइटी कम होगी। अगर एंजाइटी कम हुई, माइंड फ्रेश हुआ, तो बंदा पढ़ पाएगा अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा। हमारे हिंदुस्तान में फिटनेस कल्चर नहीं है, फिटनेस कल्चर नहीं है, वो रशिया में है। ये जो चीज है ना, आप बोलो रशिया, मैं ये एक टॉपिक था बहुत कॉमन। हाँ, कभी हाँ, आप सुनना, एक है इस पे हमारा एक पिछला एक पॉडकास्ट है, आप उसमें हमने दिखाया था कि उस गवर्नमेंट ने ये चीज ये कंप्लीट करेगा, उस अच्छा, गवर्नमेंट ने वो किया होता। गवर्नमेंट का क्या कि अमेरिका की है, कोल्ड वॉर के टाइम की बात, जॉन एफ कैनेडी के टाइम की बात है। तो उसने जो हाई स्कूल से स्टैंडर्ड सेट करा था ना, आप जो कह रहे हो 10th क्लास के बच्चों का, उसने पैरामीटर ऐसे सेट कर रखे थे कि ये बच्चों को इतने पुलअप्स, ये फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है। तो वो जो जोन था ना, उन्होंने ऐसे बना दिया कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, वो बस आंख बंद करके लिए और डाल दिए, मतलब है ना, बस मशीन में डाले, यूनिफॉर्म पहनकर निकाल दिया वहां से, उस तरह से। तो वो स्टैंडर्ड सेट केवल आर्मी के लिए नहीं, आप वो तो कोल्ड वॉर के लिए उन्होंने कर दिया। हाँ, तो जॉन एफ कैनेडी ने जो करा था, हाँ, वो कोल्ड वॉर के लिए नहीं करा था उन्होंने। जॉन एफ कैनेडी जो करा, मुझे अच्छे से बहुत फॉलो करा मैंने उसको, अच्छा, है ना। मैंने बताऊं कि जो जॉन एफ कैनेडी ने एडवोकेट करा था, वो भी उन्होंने इसी बात को एडवोकेट करा था कि अगर बंदा स्वस्थ है ना, आप लोगों ने कभी ये बात सोची भी नहीं होगी, जो मैं भी बताऊंगा, कि अगर बंदा स्वस्थ है तो देश पर बोझ नहीं है वो, क्योंकि अगर बीमार पड़ा तो उसको मेडिकल का खर्चा सरकारी में जाएगा, तो कौन उठाएगा, सरकार उठाएगा। और वहाँ की गवर्नमेंट्स उठाती हैं, क्योंकि उधर पॉलिसीज हैं, मेडिकेड, मेडिकेड। गरीब तबके का आदमी आज की डेट में इतना हाई एंड का हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकता, वो सरकारी में जाएगा। सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है ना, तो सरकार को वो बोझ है, हाँ, एक तरीके से बोझ है। अगर वही इंसान फिट है ना, हेल्दी है, फिट भी नहीं, वो हेल्दी है, तो सरकार पे बोझ नहीं है। तो इसलिए वो एडवोकेट करते थे, इसलिए वो एडवोकेट करा था उन्होंने। अब क्या है कि हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जिनको एक बैड रैप दे रही हैं, है ना, बैड रेपुटेशन दे रही हैं जिम को, क्योंकि जिम ना बहुत ज्यादा आसान है फिटनेस के लिए। जिम बहुत आसान है फिटनेस के लिए, अगर देखा जाए तो एज कम्पेरेटिव। अगर तुम रनिंग कर रहे हो 1 घंटे, दिमाग भी खर्च होगा, सब कुछ, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन तुम जिम जा रहे हो, तुमने 10 सेकंड कुछ एक्सरसाइज करी, थोड़ा रेस्ट करा, फिर कुछ करी 10 सेकंड एक्सरसाइज, फिर रेस्ट करा, फिर 1 मिनट का रेस्ट करके कुछ और एक्सरसाइज करी, है ना। तो जिम एज कम्पेयर टू आसान है थोड़ा सा, लेकिन बैड रेपुटेशन दे रही है मल्टीनेशनल कंपनीज दिलवा रही है। क्यों दिलवा रही है? क्योंकि अगर बंदा हेल्थ कॉन्शियस हो गया, अगर बंदा हेल्थ कॉन्शियस होगा, सबसे पहले क्या छोड़ेगा? दारू सिगरेट। अगर हेल्थ कॉन्शियस, सबसे पहले दारू सिगरेट छूटेगी। टैक्स आना बंद हुआ यहाँ से, है ना। फिर थोड़ा और हेल्थ कॉन्शियस हुआ तो उसने पिज्जे बर्गर छोड़ दिए, है ना। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो वेस्टर्न जितने भी, इनका बंद हुआ, इनकी कमाई बंद हुई। तो इसलिए ये लोग पैसा दे दे के बैड रेपुटेशन करवा रही हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा इस बात का कि मालबोरो जो सिगरेट की कंपनी है, उसको वो डॉक्टरों को पैसा दिया था उसने
1950-60s की बता रहा हूँ, है ना, डेट क्या पता मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 50 से 60s के बीच की बात है। उन्होंने मार्लबोरो कंपनी ने पैसा दिया था डॉक्टरों को, डॉक्टर बोलते थे हेल्थी है, मार्लबोरो एडवांस जो आज की डेट में लोग पीते हैं, है ना, डॉक्टर एडवोकेट कर रहे थे कि वो हेल्थी है, पियो पियो पियो। कंपनियां दिखा रही थी कि जो बंदा मार्लबोरो सिगरेट पी रहा है वो मर्दाना है। ये आजकल भी चल रहा है, वो सबकॉन्शियस में इस लेकिन तरह से सबसे बैठा था। पहले मार्लबोरो ने चालू करा था ये, है ना। वो लड़कियां साइड में दिखा दी, ये एडवर्टीजमेंट बहुत पुराना मार्केटिंग है। है ये, मार्केटिंग, प्रॉपर लेकिन सबको मार्केटिंग। सॉफ्टली So, दिमाग में आ हाँ। गया कि हाँ सिगरेट पीते तो बैड है, सिगरेट पीते तो अच्छा है। और वो पर्सपेक्टिव आज भी है, जैसे केजीएफ तक मूवी ले लो, हाँ, संजय दत्त के टाइम से आज तक वो वैसे ही चैनल होती है चीज। मार्लबोरो एडवांस, हाँ। मार्लबोरो को जो करवाया इन्होंने, वैसे ही अब क्या नाम है, जिम के लिए बदनाम करवा रहे हैं जिम को लोग। अब तुम सोच के देखो ना, अगर बंदा फिट नहीं रहा तो हॉस्पिटल बंद हुआ, मतलब फिट हुआ सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना बंद हुआ, कम हुआ, सबसे कम हुआ, बंदा शांत होगा, लड़ाइयाँ कम होंगी, है ना। कितना फायदा है जिम से, वर्कआउट। क्योंकि जिम मैं इसलिए कहता हूँ बहुत आसान है जिम करना। जैसे आज के डेट में आप 1 घंटे की वीडियो नहीं देख पाओगे, लेकिन 1 घंटे तक रील चला लोगे, बस 2 घंटे तक रील चला लोगे, बिल्कुल सही। है ना। अब आप सोच के देखो, आप 10 घंटे में बोलो जी साइकिलिंग कर लो, आप नहीं करोगे बिल्कुल साइकिलिंग, भाड़ में जाओ, हम नहीं करनी। लेकिन वहीं क्या करना है, मैं आपसे बोलूं 1 घंटा तो आपको जिम जा, 1 घंटा आप साइकिलिंग भी नहीं करोगे, बोर है क्योंकि वो बोर। लेकिन 1 घंटा जिम आराम से हो जाएगी। क्यों? मैं गया जी बेंच की, मैंने एक सेट मारा, अब रेस्ट करा, दोस्तों से बात कर ली, फिर एक सेट मारा, फिर दोस्तों से बात कर ली, अब मैंने चार सेट हो गए। अब मैं 1 मिनट ऐसे घूम घूम के पूरी जिम में बात करता था, बोल रहा दूसरी एक्सरसाइज करी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। इसलिए बंदा जिम कर ले, और जिम बहुत आसान है, इसलिए मैं कहता हूँ जिम आसान है। अब बंदे इसलिए जिम को बदनाम कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो पैसा दे दे के बदनाम करवा रहे हैं। और ये वही कंपनीज है जो नाइट शिफ्ट मेजरली इंडिया में यही चला रही हैं, जो यूथ को ऐसे खराब कर रही हैं। जो पूरा इकोसिस्टम जो है, मैं देखता हूँ कि 90% जो एनसीआर में पॉपुलेशन है यूथ की, वो उस टाइम पे जा रही होती है घर पे सोने, जब लोग सुबह उठ के, जो एजेड लोग हैं वो वॉक करने जा रहे होते हैं, वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो उनकी पूरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि चेहरा डल। सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है, साइंटिफिक टर्म में सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है। इंडिया का यूथ खराब हो रहा है। उनको क्या होगा, नींद ही आएगी। मेरे जो सर हैं डीपी सर, उनके नॉलेज नोन में एक बंदा था, 24 लाख का पैकेज था, 24 लाख का बहुत पैकेज होगा 24 लाख का, लेकिन दुखी था अपनी जिंदगी में। सर से पूछता है कि सर मैं क्या करूं, है ना, तो सर बोलते हैं मैं बता तो दूंगा लेकिन तू कर नहीं पाएगा, मैं बता तो दूंगा तू कर नहीं पाएगा। उन्होंने बोला बताओ बताओ। 1-2 दिन बाद सर ने बताया अगर तेरे में हिम्मत है, तो सर ने बोला नाइट शिफ्ट छोड़ दे। उन्होंने पूछा क्यों, सर ने उसको समझाया कि सर्केडियन रिदम होती है, खराब हो जाती है, स्लीप साइकिल होता है, सब कुछ समझा दिया। उस बंदे ने 15 लाख की जॉब करने लगा, कितना ऑलमोस्ट आधा हो गया। बोलने के बोला कि सर खुश हूं मैं जिंदगी में, लेकिन फ्रेश होती है वजह से। आप ये ना एक्चुअली एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है ये, कि कभी आप जो ना पहाड़ों में भागते हैं, ऐसा नहीं पहाड़ में ही मजा आता है। आप कभी समुद्र में बैठोगे, समुद्र के किनारे बैठोगे तो अभी आपको उतना ही मजा आएगा। लेकिन क्यों है ऐसा, हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है जैसे ही हम नेचर के पास जाते हैं। नेचर के हम जितना करीब होंगे हमारे दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करेगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा, रिलैक्स हो जाएगा दिमाग। अब क्या है, अगर आप वो कर रहे हो, क्या नाम है, पूरी रात अपने नाइट शिफ्ट करी है, बॉस से भी गाली खाई, घर आके बीवी से भी गाली खाई, सुबह सुबह बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपको धूप में नहीं जाओगे, आप वो अवॉइड करोगे। हाँ। फिर डिप्रेशन आने लगता है, विटामिन डी की कमी आने लगती है। ये स्लो साइकिल है, ये स्लो पॉइजन की तरह है हमारे देश में। तो अब ऐसे ये सब चीजें खराब होने लगी तो ये दिक्कत आती है। अब क्या है, जो जितने भी बंदे डे शिफ्ट करेंगे उनका सर्केडियन रिदम तो छोड़ो, उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है। क्योंकि देखो जी, दिन में क्या करना है, कमाई करनी है, तो सुबह बिल्कुल और शाम को बिल्कुल फ्री है वो, है ना, अपना बिल्कुल फ्री है, अपना वर्कआउट कर सकते हैं, अपने भाई नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं यार। मैं तो जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने बोला चलो तुम तो भाई सिंगल आदमी हो, तुम्हारा कोई बात नहीं, जो तुम्हारे मैनेजर भूसटे के पागल है, बच्चे यार उनके, और वो क्या कर रहे हैं, और नाइट शिफ्ट, वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बोला तुम्हारे इतने बच्चे, तुम्हारे बच्चे, मम्मी मुझे गाना दो, कैसे रही हो। अरे वो इस चीज को आप यकीन नहीं करोगे, ये इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम तो 18-18 घंटे कंपनी को देते हैं, आप लोग तो 8 घंटे भी ठीक से काम नहीं करते हो। वो इस चीज को इतना नॉर्मलाइज करते हैं
हम तो कहते हैं हमारी तरफ से तुम वो खाओ, हाँ हमारी तरफ से तुम चाटो, हम क्या करें भाई? मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? तुम्हें शौक है, मैं थोड़ी जैसे करूंगा। जो लेबर होती है ना, जो घर बनाती है, हाँ उसका माइंडसेट सबसे सही है, सिंपल। उसे पता है कि मैं दिहाड़ी कर सकता हूँ, मैं इतने रुपए लूंगा, 700 रुपए, हाँ सुबह आऊंगा 9:30 पे, पहले पानी डालूंगा ईंटों पे, काम शुरू कर दूंगा और ठीक 5 बजे सब छोड़ दूंगा। इतनी क्लैरिटी लानी जरूरी है, क्योंकि वो इंसान तभी खुश है अपने काम में। सबसे ज्यादा क्लैरिटी रखो। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे हम्म ज्यादा, अगर तुम्हें देखना है ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो अच्छे लेवल का, हम्म वो क्या है, सुबह 4 बजे उठेगा। हम्म कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, सुबह 4 बजे उठ के वो वर्कआउट करने जाएगा, हम्म है ना। जैसे मैं जिम वालों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिम वालों को क्या है, एक टाइम वर्कआउट करना होता है, हम्म। लेकिन जितने भी सीरियस लेवल पे एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं, वो उठेंगे, है ना, सुबह 4 बजे, 5 बजे उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, 5 से 8, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर रात को, फिर शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे फिर ट्रेनिंग चालू, है ना। तो वो उनकी जो डिसिप्लिन होता है ना उनका, भाई नेक्स्ट लेवल। आप वो चीज आर्मी वालों को देखो यार, सुबह 4 बजे उठ के रंग रूट तैयार, सुबह 5 बजे फॉल इन हो रहा है, लाइन लग गई, फॉल इन हुआ सबको, अब सबकी ट्रेनिंग चालू हो गई वहीं से, तो फिर उनका सब कुछ होता है। देखो ट्रेनिंग भी करवाई, खाना खाने का समय भी दिया, फिर उनको क्या नाम है, पढ़ाई भी, क्योंकि थ्योरी वर्क, नो डाउट, है ना, थ्योरी वर्क भी दिया, दिन में सोने का समय नहीं मिल रहा। आर्मी वालों से ज्यादा हेल्दी और फिट कोई नहीं है, कोई नहीं होता, नो डाउट। होना भी नहीं है उनको एक्चुअली, किसी का काम भी नहीं है इतना फिट होना, लेकिन नहीं होता। आप कर सकते हो, आई एम जस्ट सेइंग इट इज पॉसिबल, है ना। अब लेकिन उनमें से कोई भी डिप्रेस नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जी पूरे दिन नेचर में रहते हैं, और जी दूसरी बात सबसे बड़ी क्या होती है, वो धूप में रहते हैं, और दूसरा उनको सोचने का भी समय नहीं दिया जाता। और बोलते हैं, लोग बोलेंगे यार जी उनको सोचने का समय नहीं दिया जाता, तो भाई ऑफिसर्स को तो मिलता है सोचने का समय, लेकिन उनको तो रात में नहीं करवा रहे इतना। रात में उनकी ट्रेनिंग स्पेसिफिकली होती है, उनको भी पता 2 महीने 3 महीने की, हाँ, 5 से 6 महीने के बाद चेंज होती रहती है। अब तो मुझे दिख रहा है कि जी मेरी जिंदगी भर मुझे नाइट शिफ्ट करनी है, तो भाई मैं डिप्रेशन में नहीं आऊंगा। बिल्कुल भाई आप सोच के देखो, आप कितने आइसोलेट हो जाओगे नाइट शिफ्ट में, आप कितना ज्यादा आइसोलेट हो जाओगे। आपने नाइट शिफ्ट, आपकी नाइट शिफ्ट चालू होगी 5 बजे से, मतलब शाम को चालू हो रही है, शाम के दोस्ती गई पूरी, है ना, रात में 3 बजे तक चला, ऐसा तो नहीं 3 बजे वो बंद कर दी, नींद आएगी, 4 नहीं आ सकती, 6 बजे तक, 6 बजे आप सोए, आप ना जिम कर पाए ना कुछ कर पाए, क्योंकि 6 बजे तो सो गए, अब सोने का समय आ गया, 6 बजे सोए, अब हद मार के भी आप कितना 5-6-7 घंटे तो आप सो गए, हद मार के 7 घंटे तो सो गए कम से कम, बिल्कुल, है ना। तो 12 बज गए, 1 बज गया, अब जी 3 घंटे बचे आपके पास, उसमें क्या तो खाओगे, क्या तो नहाओगे, क्या तो क्या करोगे, क्या तो जॉब की तैयारी क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या आएगा, क्या दोगे, क्या होगे, क्या दोगे। सही बात है। नहीं भाई 3, क्योंकि एक वो होता है ना 8-8 घंटे का वो होता है साइकिल पहन की, 8 घंटे तुम्हें सोना है, 8 घंटे तुम्हारा काम है, और 8 घंटे के तुम्हें जो भी एडिशनल जो सोशल लाइफ में करना है वो करना है। भाई आपने ये जो बात बोली है ना, कि जो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वही नहीं चाहता है कि यूथ जो है वो हेल्दी रहे, है ना। और ये एक मेजोरिटी की प्रॉब्लम है कि जो शिफ्ट्स का टाइमिंग्स होती है, सबसे बड़ी बात गुलाम है, जो जितने मैनेजर है ना वो गुलाम है। मैं बताऊं तो मैं असली बात किसके गुलाम है, वेस्ट के, सब गुलाम। बोलो ना तुम्हारा काम करवाना, हम अपने टाइम पे काम नहीं, बस नहीं तुम्हारी, तो मैं जब इतने सस्ते में काम मिल रहा है यहाँ से, तो एटलीस्ट काम करेंगे, वो गुलाम है। अभी बहुत हर किसी का देखा है मैंने, वो वैलिडेशन चाहिए उनको हर चीज की, मतलब होली का दिन है, लोग भाई सब लॉग इन करके बैठे हुए हैं कि हमारा ऑफिस चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, शादी में देखे, शादी है, वो ग्लोरीफाई कर रहा है उस चीज को कि अरे हम तो वर्कहॉलिक, तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है जो अपनी लाइफ के मेजर इंपॉर्टेंट दिनों में ही अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा। बिल्कुल सही बात है। और आप जो कह रहे हो ना आइसोलेट हो रहा है, सर्कल नहीं बच रहा, वो इसीलिए नहीं बच रहा क्योंकि वो लाइफस्टाइल ही ऐसी बन चुकी है। इसलिए इंसान ये भी नहीं देख रहा कि अगर उसकी तबीयत सही नहीं है आज तो उसे छुट्टी लेने की नीड है, वो ये पता ही नहीं है उसे सबकॉन्शियसली कि ये मेरी नीड है। गुलामी वाला माइंडसेट रख दिया ना उसका। मैनेजर पहले से बोल रहा है नहीं मैं तो 14 घंटे काम करता हूँ, तुम पे 8 घंटे नहीं बैठा जा रहा। तू भाई अपनी माँ चुदा वो तू तेरे पास अपनी मम्मी नचवा मुझसे तो कह रहा सही बात नहीं, ये क्लैरिटी वास्तव में बहुत जरूरी है हर जगह में अगर तुम्हें काम करना है तो।
और ये अरे अभी जो और मैं दिलजीत तो ये दोसांझ बात कहता हूँ कि आप इतनी ज्यादा जो जनसंख्या वो झुकी हो रही है। मैनेजर बोला तुम हमारे समय पे जग, अब तू हाँ वो हमारे समय पे जग, वो उनका जगना आसान है। हाँ सीधी बात है, उसको एक उधर से तो क्लाइंट जो बंदा डील करेगा वो एक बंदा ही तो है, जो हम जिसके क्लाइंट है एक ही तो बंदा हुआ, वो मैनेजर लेवल का जो मतलब जो प्रोजेक्ट हेड है। तो एक बंदा नहीं कर सकता, तो हमारे 100 लोग तुम पूरा कल्चर खराब कर रहे हो ना आप देखो आप क्योंकि अब क्या होगा, जैसे आप नहीं करोगे तो ये करेगा, है ना, ये नहीं करेगा तो आप करोगे। ये वो नरेंद्र चक्कर में, इस डर में वो तुम्हें परेशान कर रहे हो। नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग था आपकी अदालत में कि हम 125 करोड़ लोग हैं, जितनी यूथ पावर हमारे पास है हम पूरी दुनिया पे प्रेशर बना सकते हैं। पूरी दुनिया पे इस चीज का फायदा आज तक कोई उठा नहीं रहा हमारे देश से और क्या कि यस यही बात है भाई, ये इंसान ये डर है ना, ये डर हाँ, मैंने नहीं किया वो कर हाँ, देगा, वो मैं नहीं कर- करूंगा तो वो करेगा, करना मेरे को ही पड़ेगा वरना मैं गाली अलग सुनूंगा। गालियां तो वो वाली बात है, आबादी बहुत इतनी है, परेशान तू नहीं करेगा तेरी जगह कोई और करेगा, अरे हट। तो मैं तो कह रहा हूँ एक बार हाँ। यूथ कॉन्फ्रेंस बैठाओ, हम दिन में करेंगे तेरी करवा ले। पाकिस्तान जा नहीं सकते, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, इंशाल्लाह बॉयज प्लेयर भाई कहाँ जाओगे, हम भी तो करवाओगे काम जो करवाओगे मुझे। अभी आपने वो वीडियो देखा था, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था, हाँ हाँ उसके बाद जो अगले दिन जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने वीडियो बनाई है कि साल भर तो इन लोगों को सपोर्ट देते हो, है ना, उसके बाद गाली देते हो जब ओलंपिक में मेडल नहीं आता। ये हरकतें देखो तुम्हारी क्या है। मैं ना इस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल टेक है मेरा इस पे। यार एक बात सोचो, आप जैसे आप लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, हम लोग स्टेडियम में हमने ट्रेनिंग करी है, आप स्टेडियम में जाओगे ना तो आपसे 100 रुपए 200 रुपए ऐसे लेते हैं। मतलब आप एज ए एथलीट जा रहे हो तो? हाँ महीने की, अच्छा 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 एज एन एथलीट? हाँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत मिनिमम फीस है ये, हाँ हाँ है ना। आई थिंक स्टूडियो का खर्चा भी ज्यादा होगा इससे। हाँ 10 टाइम्स 100 में 100 तो 10,000 का होगा भाई स्टूडियो, हाँ 100 टाइम्स ज्यादा, हाँ ठीक है। लेकिन तुम एक बात सोच के देखो कि वो खर्चा कैसे होगा। तुम्हें पता है एक टार्टन ट्रैक जो होती है जहाँ पर एथलीट रन करता है, एक टार्टन ट्रैक तो बिछाने में 10 करोड़ का खर्चा है मिनिमम। ओके 10 करोड़ का खर्चा कहाँ से निकाले सरकार, कहाँ से निकाले स्टेडियम, जेएलएन स्टेडियम, जेएलएन में हुआ ना, जेएलएन स्टेडियम कहाँ से निकाले भाई, उनकी सैलरी भी है, कोचेस की सैलरी भी है। इकोनॉमिक्स तो देखनी पड़ेगी। पैसे को आप नहीं कर सकते ना, वो क्या है इन चीजों से निकलता है, ऐसी चीजों से निकलता है। बोलता है जी हमारे को ये नहीं करवाए, ट्रेनिंग नहीं करे, जेएलएन स्टेडियम जाना आप, अंदर तो ट्रेनिंग वैसे भी नहीं करने देते, अंदर कोई ट्रेनिंग करता भी नहीं है। अच्छा जेएलएन स्टेडियम के बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है, 4 अलग से ट्रैक हैं, जहाँ पे वो वीडियो आई थी ना जहाँ पे, उस जगह से अलग 4 ट्रैक हैं, 4 ट्रैक हैं उस जगह से अलग, सिमिलर लेंथ एरिया के। भाई ट्रैक स्टैंडर्डाइज ट्रैक एक ही होता है, एक जैसा ही होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसा होगा। अच्छा ऑल ओवर वर्ल्ड में 400 मीटर का ट्रैक स्टैंडर्डाइज जो है वो एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप वो क्या ना कंट्रोवर्सी करने वाली बात है कि जी हमारे संग इतना गलत हो रहा है, विक्टिम मेंटलिटी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की भी है थोड़ी सी, क्या है विक्टिम मेंटलिटी, क्या जी देखो इतना गलत हो रहा है। भाई पैसा कहाँ से आया जेएलएन के पास, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बोलो इस रूम को, बहुत छोटा रूम है ये, है ना, स्टूडियो के लिए बहुत परफेक्ट है, इसको 1 साल के लिए ऐसे छोड़ दो पूरा जर्जर हो जाएगा। बिल्कुल सही है बात ना है। भाई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मेंटेन मेंटेन कैसे करके करो, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, आप दे रहे हो, स्पोर्ट्स पर्सन दे रहा है पैसा, नहीं दे रहा ना। इकोनॉमिक्स तो फिर मैटर करती है। बहुत बड़ा मैटर है। अब देखो तुमने बोला कि जी वो जो क्या नाम है हमारे, क्या बोलते हैं उनको, हडल्स को ऐसे फेंक रखा है भाई, उधर हडल अलग से रखे रहते हैं, वो एक्स्ट्रा हडल्स हैं जो उधर उधर पड़े हुए हैं। मैं मतलब बड़ा कंट्रोवर्शियल टेक रहेगा, लेकिन बात फैक्ट बता रहा हूँ कि आप सब छोड़ो, गणेश स्टेडियम है हमारे यहाँ पे, कितने लोग वहाँ पे रनिंग करते हैं, कोई पैसे देता है नहीं, कहाँ से मेंटेन होगा, वहाँ की सैलरी कहाँ से आएगी, समझ रहे हो ना। वो ऐसी चीजों से आती है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो गए लोकली, इवेंट्स वहां से कुछ फंड्स आ गए तो वहाँ से फंड्स आते हैं, वहाँ से बहुत थोड़े नहीं बहुत फंड आते हैं। हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है जेएलएन स्टेडियम में, हमने करवाया था बजाज फाइनेंस का, क्या नाम है, प्लैंकाथॉन, उसमें गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम आया था, हम जज थे उसमें, है ना। और मैं, तुम यकीन नहीं करो, मैं जज बना था कपिल देव का, मुझे शर्म आ रही थी कपिल देव का जज बनते हुए। मैंने बोला ओ भाई कुछ तो शर्म करो कुछ तो शर्म करो। वहां पे जज किस चीज को किया गया था? प्लैंक कर रहे थे लोग,
अच्छा प्लैंक, अरे जो हाँ, प्लैंक कर रहे थे हाँ। और हम जज थे कि कोई बंदा 1 मिनट तक का रिकॉर्ड होल्ड कर रहा हाँ था, हाँ है ना, 50-50 लोग मतलब एज एन वॉलेंटियर वो हुए थे, स्टेज पे बैठे थे आप? स्टेज पे बैठे? लगते जज थे, हाँ स्टेज वगैरह पे। अरे महंगी बात थी। फिर तो ऐसा हुआ कि 4,000 लोग के समथिंग आए थे, 4700 लोग आए थे। तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में आया था वो नाम कि इतने लोगों ने एक साथ 1 मिनट तक प्लैंक होल्ड करा। प्लैंकाथॉन आप कभी गूगल करके ठीक है, देखना, ठीक हर साल होता था। इंडिया और चाइना में ये कंपटीशन चलता था हर साल, कि कभी एक साल चाइना जीत जाता था, एक साल हम जीत जाते थे। अब हमने इतना बड़ा डिफरेंस दे दिया कि चाइना ने करवाया नहीं इस बार। उनकी आबादी अभी कोविड की वजह से कम भी तो हो गई। लोग कम पढ़ रहे हैं, अभी 2 साल रुको फिर करवाता हूँ मैं। तो ये था। अब वो क्या नाम है, मेरे जो 50 लोग मिले थे मुझे, उसमें कपिल देव सर भी थे, है ना भाई। मैं तो मिला मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत स्वीट नेचर है उनका, है ना। तो भाई हम मिले, तो उधर से जो पैसा आता है उस उन चीजों से मेंटेन हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी टार्ट एंड ट्रैक बिछा के रख दी, मेंटेन नहीं, वो मेंटेन नहीं। फिर तुम बोलोगे जी एथलीट को हमारे फैसिलिटी नहीं मिल रही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, रोड को भाग ले फिर। होती है बने वाली बात भाई। तुम अंदर तो ट्रेनिंग वैसे भी नहीं होती यार, अंदर उसके तुम वैसे भी ट्रेनिंग नहीं करते, आप ट्रेनिंग बाहर ही करते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे दिन आपका है, इंच टू इंच, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर बराबर मिलेगा आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में। जितने भी 400 मीटर के ट्रैक आप देखोगे, उसमें जब हम बनाते हैं क्या नाम है, तो उसमें हमें दिखा जाता है 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं आता। 1 सेंटीमीटर फर्क भी आ गया तो पूरा 10 करोड़ बर्बाद है। अरे वाह, सही बात है। जब इतना महंगी बातचीत बन रही है तो करो ना भाई, बाहर 4 वो है ना अलग से। जब बाहर अलग 4 स्टार्ट एंड ट्रैक बचा रखे, करो वहाँ ट्रेनिंग, वहीं आप ऐसे भी करते हो, वैसे भी आप वहीं करते हो। अभी क्या तुम्हें खाज पड़ गई जी, तुम्हारे एक तरीके से फायदा हो रहा है। हाँ, जब जेलन पे पैसा आएगा तो वो मेंटेन कर पाएगा ट्रैक को, आपके लिए बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा पाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसा अभी रिसेंटली हुआ था ना कि ओलंपिक्स में जो विनेश फोगाट का जो वेट कैटेगरी वाला, तो काफी इस पे भी कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर मुझे तो वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या छींक दे तो पॉलिटिक्स पर हाँ, कंट्रोवर्सी, ये बात तो सही है। लेकिन आपने देखा होगा अभी की बात है, मतलब या शायद 2 हफ्ते हुए होंगे, ज्यादा से 2 हफ्ते हुए होंगे इस बात को। अभी हमारे मोदी जी प्लेन से उतर रहे थे, तो वो नॉर्मली उतर रहे थे, और जो चाइना के जो है शी जिनपिंग, वो रेलिंग पकड़ के उतर रहे थे प्लेन से। इस बात पे बोल रहे कि हमारे देखो मोदी जी कितने अच्छे हैं, 56 इंच का सीन हमारे फिट है इतने कि वो नॉर्मली उतर रहे हैं, है ना। ये वो रेलिंग, वो तो पॉलिटिक्स का तो कुछ नहीं होता है। तो वो उसमें एक और कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये जो वेट लॉस का है, तो आपके जो स्पोर्ट में ऐसी कुछ चीजें होती हैं? क्यों नहीं होता, हर वेट में, हर स्पोर्ट में होता है जिसमें वेट कैटेगरी है। अच्छा, हर एक स्पोर्ट जिसमें वेट कैटेगरी है उसमें होता है। आप सोचो मेरे उसमें होती है 54, अंडर 54, अंडर 58, 63, 68, 73, नहीं सॉरी 74, 80, 87 और 87 प्लस, ये 8 वेट कैटेगरी। ठीक है। 87 प्लस वाला बंदा चिल्ला है, जो मैं था। हमें वेट लूज ही नहीं करना, 100 किलो के होगा मार्च, ठीक है, हम चिल्ला। बंदा जो अंडर 54 खेलेगा, वो बंदा 65 किलो से 65 केजी से वेट लूज करना चालू करता है, 54 में आके खेलता है। और वो उसको करने में कितना टाइम लग जाता है टेक्निकली? एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ हिसाब से चलो, हिसाब स्पोर्ट्स पर्सन नॉन स्पोर्ट्स की बात नहीं है, अगर आप हिसाब से चलो करने वाले, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 5 महीने चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस मेंटेन कर रहे हो तो। लेकिन वो करते हैं 1 महीने में, है ना। और 1 महीने में भी सबसे ज्यादा वेट लूज होता है लास्ट के दिनों में, सबसे ज्यादा वेट लूज होता है लास्ट के दिनों में। आप देखना उसमें जैसे वो आ जाएगा 1 महीने में, 1 महीने में मतलब तो ना सॉरी 2 हफ्तों में वो बंदा आएगा 5 किलो कम करेगा। हाँ। फिर उसके बाद 2 हफ्तों में पानी पीना छोड़ देगा, 2 हफ्तों में पानी पीना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, तो ना परफॉर्म करोगे तुम, परफॉर्म करोगे क्या बाहर, न्यूट्रिशन ही नहीं जाएगा बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। अब क्या है, इसको टैकल करने के लिए क्या कर दिया था हमारे उसने फेडरेशन ने नया रूल निकाला था कि जी आपकी जिस दिन फाइट है उससे 1 दिन पहले वेइंग होगी आपकी। अच्छा, उससे 1 दिन पहले वेइंग होगी,
तो ये वाला सिस्टम रहता। एक अच्छी बात भी थी और एक गलत बात भी हुई, मतलब गलत क्या, जो बंदा वेट तोड़ रहा है उसको दुख पहुंच गया बस, और कुछ नहीं है। कि क्या नाम है, एक तो कुछ लोगों को टाइम मिल गया 2 दिन एक्स्ट्रा वेट तोड़ने का, किसी को हो गया कि 2 दिन एक्स्ट्रा उसको वेट होल्ड करना है, अब उसको 2 दिन एक्स्ट्रा बिना पानी पिए रहना है। दिक्कत ये हो गई। मैंने देखा था लोग ना, एक आपका होता ना क्या बोलते हैं, बारिश से रेनकोट पहना, नंगा बंदा है, रेनकोट पहना, ऊपर से 2 जैकेट डाली, अब बंदा धूप में दौड़ रहा है, पसीना निकाल रहा है, वाटर बॉडी से फ्लूइड्स निकाल रहा है, फ्लूइड निकाल रहा है। कहाँ से भाई, कहाँ से तुम वो करोगे, परफॉर्म करोगे, मुझे ये बताओ। सारी एनर्जी आप उधर चैनल कर रहे हो, चैनल भी कर रहे हो, आपका सब खाली होगा, आपकी न्यूट्रिशन खाली हो चुका है ना, ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो चुके हैं। एक ग्लाइकोजन स्टोर जो होता है हमारे शरीर में, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में 3 जगह स्टोर होता है। ब्लड में 0.5% है, इसलिए लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन होता है ब्लड में, हमारे मसल्स में और हमारे लिवर में। अब आपका लिवर से पूरा ग्लाइकोजन खत्म है, अब आपका मसल से ग्लाइकोजन खत्म है, थोड़ा सा ग्लाइकोजन कहाँ पे, आपके ब्लड में, उससे आप नॉर्मल फंक्शन कर पा रहे हो। और ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश होने में 48 घंटे लगते हैं। अब आपकी फाइट अगले दिन है, वो करोगे परफॉर्म, तभी फिर इंटरनेशनल मेडल नहीं आ रहे। तो ये आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये अपने वेट क्लास में खेलो बस। अरे देखो ऐसा है, आपको पता है मुझे जी 54 में खेलता हूँ, ठीक है, आपको पता, तो पहली बात तो इतना वजन बढ़ने मत दो, है ना, 58 रखो, 2-3 महीने पहले से काटना चालू कर दो, 3 महीने पहले से काटना चालू कर दो, धीरे धीरे 54 आ जाएगा, परफॉर्म करो। तो जैसे जो ओलंपिक में विनेश फोगाट के केस में हुआ, ये क्या पहले उस कैटेगरी में फाइट करी, उसके बाद कम करना क्या होगी उनके संग, ये दिक्कत विनेश फोगाट जी की नहीं है, ये दिक्कत है वहाँ के डाइटिशियन की। आपको जैसे मुझे नहीं पता, आप में कोई स्पोर्ट्स खेला होगा आपने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना प्रेशर होता है ना कि बंदे हाथ पैर फूल जाते हैं। वो ओलंपिक्स था, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स का, जो विनेश फोगाट जी है, उनके संग क्या हुआ भाई, वो हेडेक नहीं पालेंगे इस चीज की, उनका टीम कोच है, कोच भी नहीं, क्या नाम है जो न्यूट्रिशनिस्ट, उनकी दिक्कत थी, उनकी हेडेक थी, उनको क्या खिलाएं। अब जब उस लेवल पे बंदा फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, उस लेवल पे सब प्रोवाइड है ना। अब लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट की दिक्कत थी ये। अब सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग होते हैं और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले अलग होते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस होता है कि जी न्यूट्रिशन वाले करेंगे कि हमारे शरीर को क्या जरूरत है, स्पोर्ट्स वाले करेंगे कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि अभी एनर्जी के लिए, उसके लिए व्यू अलग होता है उनका। अच्छा, रिकवरी के लिए क्या चाहिए, समझो कि स्पोर्ट्स सामने देखो, स्पोर्ट्स डॉक्टर अलग होते हैं और डॉक्टर अलग होते हैं। तो डॉक्टर का क्या है जी, 1 महीने बाद खड़ा हो जाएगा आदमी, 2 महीने बाद खड़ा हो जाएगा, फिजियो जैसे क्रिकेट में करता है ना, कि थोड़ा सा। लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला उसको कल चाहिए लड़का खड़ा हुआ, उसमें भी प्याज इसी बात पे चढ़ रही है कि मुझे कल चाहिए लड़का खड़ा हुआ। मेरे फीमर टूटी, मैं स्पोर्ट्स जैसे नॉर्मल डॉक्टर पे इलाज करवाया और फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट पे पहुंच गया। डीपी सर ने, मेरे जो सर हैं, उन्होंने उस जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनसे कह दिया था कि जी मुझे लड़का 2 महीने में खड़ा चाहिए, अपने पैरों पर फुल्ली फंक्शनल। भाई बंदे मेरे संग फिजियो जो थे वो मेरे संग लगे रहते थे, हुआ 1 साल भी नहीं हुआ, मेरी 170 किलो की स्क्वाट है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं इसलिए है, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट होता ना तो मैं चल पा रहा होता नॉर्मल। मेरे जो डॉक्टर हैं उन तक को ऐसा लगता कि यार इतना ज्यादा रिकवरी कैसे हो गई। मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला इतनी रिकवरी भी नहीं होनी थी भाई, ज्यादा हो गई आपकी। उनको बताया कि मैं 100 किलोमीटर साइकिल चला दी मैंने इस दौरान, इस लगने के बाद 100 किलोमीटर साइकिल भी चलाई है ना, इतनी हैवी वेट स्क्वाट्स भी मारी है, 650 किलो से क्या लेग प्रेस भी मारी है ना। लेकिन सब करा क्यों, एक बंदे की वजह से, फिजियोथेरेपिस्ट जो है मेरे, उन्होंने मुझे बताया, थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी, मैं लगा रहा करता रहा। यही काम होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का। अब उसको पता है कि जी भैया इनको इस वेट में खिलवाना है तो मुझे कब से वेट तोड़वाना है, अब उनको क्या देना है। अब जैसे इधर क्या हुआ था, उसने सब कुछ सही करा था, एक गलती थी बस उस बंदे की कि अब जब बॉडी कार्ब छोड़ चुके हैं, विनेश नहीं थी, उन्होंने कार्ब छोड़ रखे थे, कार्ब बिल्कुल छोड़ रखे थे। पानी, क्योंकि कॉम्पिटिशन समय सब हर कोई करता है जो बंदा वेट लूज कर रहा है कॉम्पिटिशन पे। कभी भी कोई ताइक्वांडो का टूर्नामेंट हो कभी आपकी जानकारी में, तो उसकी कभी भी चले जाना, आपको होता ना 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले वहां पे बंदे ना नींबू चाट के धूप में दौड़ते हुए देखेंगे।
हर कोई करता है, हर कोई वीडियोस करता है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस में भी एक हफ्ता या 4 दिन पहले पानी भी बहुत चम्मच से इंटेक करते हैं और सॉल्ट खाना बंद कर देते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा होता है। हाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जी विनेश जी ने नहीं कर पाए, वो ऐसा पार्ट ऑफ द गेम है, होता है। लेकिन दिक्कत क्या आई मैं बताऊं आपको, कोर इशू क्या था। कोर इशू ये था कि उन्होंने, अब जी वर्कआउट हो गई, फाइट हो गई, अब उनको ये बात पता होनी चाहिए ना कि भाई मेरी प्लेयर अगले टूर्नामेंट अगले दिन भी खेलेगी, तो कुछ ऐसा खिलाओ जो उनकी बॉडी पकड़ ना ले। अब उन्होंने कार्ब्स खिलाए क्योंकि जी परफॉर्म करना है आज, है ना, आज परफॉर्म करना है, तो उनको कार्ब्स खिलाए, पानी पिलाया, बॉडी ने पकड़ लिया। अब एक दिन में वो हटा ही नहीं सकती थी, समझ रहे हो, वो ऐसा था कि बॉडी ने पकड़ के बैठ गई, बॉडी पानी रजिस्ट करके बैठ गई। 150 ग्राम की वजह से पूरे हिंदुस्तान का सपना टूटा था उस दिन। आज लोग खूब गाली दे रहे हैं उनको, कह रहे तुम कर नहीं पाई, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन मैं शर्त लगा रहा हूँ जिस दिन अगर उनका गोल्ड मेडल आ जाता तो पूरा देश उनके साथ होता। आज उनको खूब गाली पड़ रही है। देखो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ सबको, मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, है ना, लेकिन क्या नाम है, बीजेपी का जो व्यवहार था उनके लिए, तो मुझे थोड़ा आहत हुई इस बात से, क्योंकि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, है ना, और वो मुझे बहुत दुख हुआ था कि जिस तरीके से उनके संग व्यवहार हुआ है उस समय। आप सोच के देखो उस बंदे, उस स्पोर्ट्स पर्सन का क्या होगा। एक सपना है जी, आप तो बचपन से सपना देखते हैं, एथलीट ना हवा से पैदा नहीं हो जाता, बचपन से बहुत मेहनत लगती है, पूरे देश की मेहनत लगती है। क्या आप टैक्स दे रहे हो है ना, आप टैक्स दे रहे हो, है ना, तो टैक्स के पैसे से भी खेल लेंगे वो, तो आप सबकी भी तो मेहनत है, बिल्कुल आप सबका भी तो सपना। अगर वो जीत जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जी हम तो जी बीजेपी सपोर्टर है, हम तो उनको नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होता, ये वाली बात है। लेकिन जो व्यवहार था बीजेपी का वो मुझे थोड़ा गलत लगा, लेकिन इस बात को छोड़ो, मेन बात ये है कि उनका जो न्यूट्रिशनिस्ट था उनकी गलती थी, उनको ऐसा नहीं, उसके माइंड में नहीं थी ये वाली बात, या वो स्लिप आउट हो गई कि अगले दिन वो खेलेंगी, कि उसने सोचा ही नहीं था कि अगले दिन क्वालिफाई कर पाएंगी। जो भी था गलती न्यूट्रिशनिस्ट की है। और हमें हवा में बैठ के बात नहीं कर रहा, ये हवा से नहीं निकल रहा। ये जो मेरे गाइड हैं वो भी यही बात कहते हैं, जो क्या नाम है मेरे गाइड, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेरे गाइड हैं, वो क्या नाम है उसको टॉपर रहे हैं, NIS टॉपर रहे हैं, जो NIS हैं, NIS के टॉपर रहे हैं वो अपने बैच के जूडो से, है ना। तो उन्होंने भी यही बात बता रहे थे कि भाई उसके न्यूट्रिशनिस्ट की ये गलती है कि उस बंदे ने ये सोच ही नहीं पाया कि अगर वो ये खाएंगे उनकी बॉडी वो पकड़ लेगी, है ना। अब क्या ना वेट पकड़ लिया, वेट टूट ही नहीं सकता, वो वाला टूट ही नहीं सकता, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इम्पॉसिबल थी वो चीज, पॉसिबल थी ही नहीं। गलती उसमें विनेश फोगाट की नहीं है, तो बोले जी तुम तो प्रैक्टिस नहीं करी होती ना तो गोल्ड मेडल नहीं। हाँ, और ये ना ये चीज भी मैंने इसलिए आपसे पूछी क्योंकि आपकी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि जैसे अंकित ने भी बताया था कि आप कंपटीशन से पहले भी किस तरह से वेट लूज करते थे, मतलब गरम तौलिए रख लिए पानी में भिगो के, और भाई साहब तो मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज है। तो ये आप जैसा इंसान ज्यादा जानता है, क्योंकि हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि वो जीती क्यों नहीं की क्या, लेकिन जिस तरह से वो वेट लॉस का इशू, और वेट लॉस का इशू इसलिए कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि एक एथलीट लूज कर रहा है अपना क्वालिफिकेशन ही केवल उस वजह से कि इंसान की मेहनत जा रही है पूरी इंसान के मेहनत तो वो इंसान भी करता है जो इंसान, आप बोलो ये उस इंसान को तो छोड़ो, विनेश जी जो थी उनकी तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश का सपना टूटा था उस दिन। सब बोलते हैं कि जी सब गाली दे रहे हैं, गाली दिया खूब लोगों ने गाली दी, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर वो जीत जाती ना सब लोग ताली बजाते। उगते सूरज का हर कोई प्रणाम करता है, राजी गैरराजी प्रणाम करता है, ये वाली बात सत्य है। हमारे देश का गोल्ड मेडल आ सकता था उस दिन, लेकिन ऐसा है एक बात भूली जाती है हमारे स्पोर्ट्स की फील्ड में, यू डोंट विन अ सिल्वर मेडल, यू लूज अ गोल्ड मेडल। तो इस वजह से दुख रहता, सिल्वर वाले को दुख रहता। ये बात तो फैक्ट है कि जब मैं भी सिल्वर जीता था एक बार टूर्नामेंट में, है ना, तो मुझे दुख था कि मैं गोल्ड हार गया। हाँ, ये बताओ कहानी जाननी है कि ये हाइप रही है, और ये ना मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि कभी इतनी डायरेक्टली बात नहीं हुई। तो आप जब लड़ते थे
तो किसमें? ताइक्वांडो में। प्रोफेशनली, लड़ाई गलियों में या मैट पे? प्रोफेशनली। मैट पे। ठीक है, तो सबका वो रहता था कि रचित भैया थे वाली फाइट होगी, याद हो आपको? आपका एग्रेशन और टेम्पर अलग था कि अगर मैं मैट पे उतर रहा हूँ तो मेरे सामने भले ही मेरा भाई खड़ा हो, मुझे जीतना है। वो तो यार हर स्पोर्ट्स में रहता है यार। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आप जाने ही इसलिए जाते थे कि भाई ये बंदा है, जाएगा तो मारेगा। हाँ जाएगा तो ये मारेगा। और वो एक सिल्वर जो आया था उसके पीछे की स्टोरी क्या मैं थी? बताता हूँ तुम्हें, बड़ी हंसी आएगी। ऐसा था कि सिस्टम ओवरहेड होता है ना, मैं लड़ाई मतलब जो प्रोफेशनली किक्स में बहुत सारी सीख गया था, मारनी भी आ गई थी, सारी बात होती थी, पर कनेक्ट नहीं हो रही थी। कनेक्ट का इन द सेंस कि जैसे मैं किक कर रहा हूँ एडवांस किक, मैं बेसिक किक कर ही नहीं रहा, मुझे करनी थी एडवांस किक। क्यों चाहिए? नाम कमाना था कि एडवांस किक, हैवी वेट में एडवांस किक नहीं करता कोई, है ना, सब बेसिक किक करते हो, है ना, क्या नाम है, तोलो चाकी मार दी, दिप चाकी मार दी, है ना, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है दिप चाकी, तोलो चाकी से काम चलाते हैं सब। मेरा था मुझे कमाना है नाम, अच्छा, मुझे चाहिए था खौफ, बस्सी वाला नाम। हाँ भाई मुझे नाम कमाना था। मैं एडवांस किक खेलता था। मैं एडवांस किक खेलने के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि फाइट ही हार गया। मैं बोला हे भगवान क्या कर लिया मैंने। मैं बता रहा हूँ 2018 मेरा डाउन फेज तो नहीं कहूंगा, सीखने वाला फेज रहा था 2018 मेरा। अच्छा नाम 2019 में मेरा अच्छा नाम रहा, क्योंकि मैं जो जितनी एडवांस किक कर रहा था वो कनेक्ट हो रही थी। अंतर आया बस। 2018 में मैंने जो किक करी वो एडवांस किक वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, हवा में जा रही थी। बस तोप का गोला कितना भी अच्छा हो, लगे ना टारगेट पे किस फायदा। भाई और कभी बार ना मैं फाइट में होता था, मतलब मेरी जो लास्ट दिनों की जो फाइटें थी उसमें भी क्या हो रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को मन था मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन वो अच्छा था कि मेरे रिफ्लेक्स अच्छे थे कि मैं अपने आप फाइट जीत गया वो वाली। फिर थोड़ा माइंड का काम करा, थोड़ा सा काम करा अपने आप को, मैंने नहीं करना है, फिर सारी एडवांस किक चलाई। और जो मेरी लास्ट फाइट थी मेरे को याद है, मेरी पटियाला में करी थी मैंने 2020 में, 13 मार्च 2020 को मेरी लास्ट फाइट थी पटियाला में, जब कोरोना चालू हो रहा था उस समय, है ना। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गए थे हम। आप लोगों को तो नहीं पता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चीटिंग बहुत चलती है। अच्छा, मतलब इतनी चीटिंग चलती है, इतनी चीटिंग चलती है कि आप जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, खासकर मेरे जैसे गेम में, हमारे स्पोर्ट्स में। ओके, क्योंकि चीटिंग बहुत हो जाती है, लाइक इतनी चीटिंग हो जाती है कि आपने किक भी मारी तो वो बंदा फाइट रोक के बोल देगा ये किक नहीं लगेगी, किक को मत काउंट करो। अच्छा, और बोलता है जा रहा है नहीं जा रहा कि मुंह पे मारो। इतनी चीटिंग चलती है। मैं आप बताओ 50-50 हजार रुपए में मेडल बिकते हैं। अगर मेडल बिक रहा है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आउट ऑफ वो की नहीं, नेशनल में ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंटरनेशनल में नहीं होता, लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में होता है ना, कि भाई 50,000 रुपये में मेडल बिक रहा है। अगर वही ब्रोंज मेडल बिक रहा है 50,000 में, अगर वही उस साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जानी है, फिर 2 साल में एक बार जाती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उस साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जानी है तो गोल्ड मेडल जाता है 1.5 लाख रुपए का, तो गोल्ड मेडल ही जाएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कैंप लगेगा वहां पैसे खिलाओ, फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने जाओ, ऐसा होता था। अब मेरी जो लास्ट फाइट थी होस्ट यूनिवर्सिटी से थी। अब सब चिढ़ते हैं होस्ट यूनिवर्सिटी। अब देखो ना, आपको कितनी चिढ़ होगी कि मैं मार रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मैं को पता था ये मेरी जिंदगी की लास्ट फाइट है। मुझे पता था बहुत अच्छे से कि मैंने डिसाइड कर लिया था टाइकोंडो छोड़ना है ना, मेरी जिंदगी की उस मोमेंट भी डिसाइड, उस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड कर लिया था अच्छा अच्छा, कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट है। और फिर जो मुझे फाइट थी होस्ट यूनिवर्सिटी थी, तो मुझे पता था क्वार्टर फाइनल है, मैं हारूंगा इससे, हरवाएंगे ये लोग, है ना। तो मैं इस माइंड सेट से गया था कि मैं इसको मार दूंगा। भाई मैं उसका कंधा तोड़ दिया भाई। इतनी बुरी फाइट करी थी, उसका कंधा उतार के आया था मैं। भाई मैं माइंड सेट ये था कि मैं मारना है, मुझे जीतना नहीं, मुझे मारना है। और भाई इतनी हूटिंग हुई थी ना, 100 लोग आदमी मुझे लोगों ने कंधों पे उठा लिया था। ये कंधों तो वो तो कुछ कर भी नहीं पा रहे। वो प्लेयर भी अच्छे नहीं है ज्यादा, और जो ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं प्लेयर भी अच्छे नहीं है, कोई मार के अपने फ्लस्ट्रेशन निकालने, वो अपना फ्लस्ट्रेशन मुझ में देख रहे थे कि मैं मार रहा हूँ।
मैं इतनी गंदी मार दी भाई, उसने इतनी गंदी मार दी। और हर बार क्या हो, जैसे ही मैंने मारा वो रोके कि ये किक काउंट नहीं होगी। ले और बच गया। मेरे पास वीडियो प्रूफ है इस चीज का, मेरे पास वीडियो प्रूफ है इस चीज का भाई। मतलब मैंने पंच मारा, फेस पे किक मार दी, तो वो बंदा बोला ये किक काउंट नहीं होगी, और मेरे को फाउल दिया। मैं किस, और मेरा पीछे जो टीचर बैठा था वो ऑब्जेक्शन उठाया कि जी किस बात का फाउल। मैंने बोला बैठ जा कोई बात नहीं, और मारूंगा इसको। मतलब वो इंसान पैसे दे के मेडल खरीद रहा है और हाँ, पिट भी रहा उसकी है दांत तोड़ दी भाई मैंने। और खुद ही कह रहा है कि दोबारा और मारो इनडायरेक्टली। भाई सर एक बार मैंने एक टूर्नामेंट देखा था, जैसे नवीन सांधु भैया है ना भाई, क्या गेम है यार, अगले आदमी में बहुत शानदार गेम। उस बंदे ने 2017 की बात है ये, नहीं 2018, हम गए थे GNDU में खेलने का, अमृतसर। तो भाई बंदे ने, वो बंदा अच्छा खेलता है, वो अपने मेरिट पे मेडल मारने गया था, और होस्ट यूनिवर्सिटी के बंदे से फाइट हो रही थी। उन बंदे ने एक एक लात मारी, बंदा बेहोश। नवीन सांधु भैया ने मारी, बंदा बेहोश, है ना। हमारे में टूर्नामेंट में ये होता है, अगर आप नॉकआउट हो गए तो फाइट रुक जाएगी, मतलब अच्छा, फाइट खत्म हो जाएगी, खत्म, वहीं पे, आप कुछ अच्छा। बता दें। इतनी चीटिंग हो रही, फाइट रुक गई। 15 मिनट बंदे को पानी वानी पिलाया, बैठाया, खड़ा कर दिया। भैया ने बोला 3 बार, फिर वॉकआउट, फिर फाइट रुक गई, फिर पानी पिलाया, फिर खड़ा कर दिया, है ना। मैं भैया ने बोला 3 बार, वो फिर नॉकआउट, फिर नॉकआउट मार दिया। फिर जो सबसे सीनियर बंदे थे, रवि भैया आते नवीन सांधु भैया को, ये भैया तेरे को चिता देंगे, अब मत मारियो। उसने बोला ठीक है। फाइट इतने प्यार से चली, इतने प्यार से, मतलब होता ना ऐसे जैसे प्यार कर रहे एक दूसरे को। फिर नवीन भैया को चिता दिया। ये किस स्टेट की बात है? ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं, है। कहाँ हो रहा था ये? अमृतसर। होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? GNDU। ओके। GNDU ऐसा है, मैं बताऊं, अब ऐसा नहीं है वो खराब करती है। तो MDU में होता है मैच, तो MDU ऐसा करती है। कर्नाटक में होगा तो कर्नाटक ऐसा करेगी, तो ऐसा हर करती है, हर एक यूनिवर्सिटी ऐसा माप। और आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन जो प्लेयर्स हैं जो इंडिया के निकल रहे हैं, वो कौन से स्टेट से निकलते हैं? ऑल ओवर इंडिया में निकलना है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ना। पर्टिकुलर स्टेट के बंदे, ना, जैसे रेसलिंग के लिए है ना कि हरियाणा फेमस है। कहा नेचर कहा जाता है, अगर तुम देखा जाए ना, तुम्हें रेसलिंग में हरियाणा के जो जितने लोग हैं, प्रेफरेबली वो नहीं होने चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। आपको रेसलिंग जैसा जो गेम है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी नीचे चाहिए, है ना। हरियाणा में हट्टे कट्टे लौंडे होते हैं, समझ रहे हो। और जितने ये पट्टे पट्टे से लौंडे, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंची है, शोल्डर्स चौड़े हैं, हाँ, मतलब उनकी center of gravity जेनेटिक्स। ऊपर पहुंच जाती है, उनके लिए डिसएडवांटेज है ये, अच्छा। है ना। क्योंकि एक है ना कल्चर वहां से, इसलिए हमारा माइंडसेट भी वो है। तुम कभी विनेश जी की हाइट देखोगे तो इतनी ऊंची नहीं है ना। जितने बंदे सक्सेस कर रहे हैं उनकी हाइट कम है, हाँ, नो डाउट, है ना, उनकी हाइट कम है। लेकिन आप बोलो ना हरियाणा से, हरियाणा के जितने लोग हैं 6 फुट ऊपर, तो हरियाणा के लोग हिंदुस्तान में एडवांटेज में हो सकते हैं, लेकिन विदेश में जाते ही डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। तो ज्यादातर वो बॉडी क्लास के ऊपर होता है कि आपकी बॉडी किस कैटेगरी में आप फॉल करती है, आपको उस गेम के अच्छे हो। जैसे हरियाणा के लोग शॉर्टपुट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, थ्रोइंग इवेंट में माइंड ब्लोइंग कर सकते हैं, जो हाइट ऊंची है, तो उनका जो ट्रेजेक्ट्री मिलेगी उनके, उसको वो ऊंची मिलेगी, है ना। एंगल ऑफ रिलीज ऊंचा मिलेगा उनको, वो इसलिए उसमें कर देंगे। अब तुम वेट लिफ्टिंग के देखोगे, वेट लिफ्टिंग के जैसे मीराबाई चानू है, उनकी हाइट बहुत छोटी है, मीराबाई चानू जी की, लेकिन क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है, इसलिए वेट लिफ्टिंग अच्छा कर रही हैं वो। ऐसा होता है कि आप स्पेसिफिकली किस बॉडी टाइप में आप करोगे, क्योंकि कल्चर तो कहीं नहीं। आप देखोगे हरियाणा में लड़कियों को गलत नजर, मतलब गलत तरीके से ट्रीट करा जाता है मेजरली, अगर स्टेरियोटाइपिकली आप बात करें तो। लेकिन विनेश जी फिर भी अच्छा कर गए, गीता जी फिर भी अच्छा कर गई, ये वाली बात होती। अब तुम बोलो कि जी बंगाल से है तो फुटबॉल अच्छा खेलता होगा, पर नहीं, सुनील छेत्री बंगाल के थोड़ी हैं। नहीं, ये सही, ये वाली बात आती है कि आप तो कहाँ से हो रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि नेशनल लेवल पे अगर बात करें, अगर सिर्फ नेशनल लेवल तक की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मेरे गेम में यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जो भरे पड़े। अगर तुम
सर्विसेज की भी बात कर लो, सर्विसेज में भी हरियाणा यूपी के लोग गए हुए हैं, हाँ 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 है ना, पंजाब के लोग गए हुए हैं, है ना, और वो वहाँ सर्विसेज की तरफ से खेल रहे हैं, हम यूपी की तरफ से खेल रहे हैं यूपी के ही, है हाँ। हरियाणा की, है पंजाब की, सही बात है। लेकिन खेल अलग, रेलवे से खेल रहा है, कोई सीएसएफ से खेल रहा है, कोई पुलिस फोर्स से खेल रहा है यहीं के प्रोमिनेंटली। लेकिन और जैसे कुछ साउथ के निकलेंगे, कुछ मेजोरिटी हमारे साइड की रहती है, क्योंकि हमारे में लिम्ब लेंथ लंबी चाहिए होती है, हमारे में सेंटर ग्रेविटी का इतना खेल है, हमारे में लिम्ब लेंथ का खेल है, रीच ज्यादा हो जाती है, इसलिए हरियाणा यूपी हमारे आगे ठाटे लौंडे हैं, इसलिए फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट में अच्छा है। लेकिन अगर आप जैसे बात करो कि जितने भी जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चाहिए, तो उनमें जो नदर्न ईस्ट के लोग फायदे में रहते हैं, उनको वेट क्या है ना, इस पे तो मैं बहुत देर बता सकता हूँ, क्योंकि आप देखते हो कि बैडमिंटन में मेजरली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से होते हैं वो ज्यादा आते हैं, क्योंकि इतने एजाइल होती है उनकी बॉडी के। अब क्या है ना, आप तुम सोच के देखो, यहाँ पे नीचे वो गिर रहे हैं, शटल गिर रही है, वो बंदा उसको आसान है, मुझे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, हाँ। उसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, ये चीज आप सोच के देखो। एक क्या नाम है, जो नीरज चोपड़ा जी हैं, उनका बॉडी टाइप ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड मार सके, है ना, वो बायो मैकेनिक्स की वजह से उन्होंने वो गोल्ड मारते हैं, इसलिए कि जैसे एक बात कही जाती है इलास्टिसिटी, आपके लिगामेंट में इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी तो होती है, 1% का फर्क पड़ जाता है अगर आप उस इलास्टिसिटी का इस्तेमाल कर पाओ, है ना। अब जैसे मैंने आर्म स्ट्रेच करा, अब झटके से स्ट्रेच करूंगा तो मेरे लिगामेंट्स हैं वो हल्के से खींचेंगे, तो उससे वापस आने के लिए वो फोर्स लगाएगा, भाई रबड़ को आप खींचोगे, बिल्कुल सही बात है, फोर्स तो लगाएगी, 1% का फर्क पड़ेगा। लेकिन जब बंदा 90 मीटर फेंक रहा है ना, तो 90 मीटर का 1% बहुत होता है, बात सही है, मेडल का डिफरेंस है। वो जंप मार के हमेशा वो करते हैं, वो जंप मार के करते हैं, ताकि उनका क्या नाम है, एंगल ऑफ रिलीज ज्यादा मिल जाए, हाइट ऑफ रिलीज ज्यादा मिल जाए, तो उस वजह से होता है। बायोमैकेनिक्स आपको लगता होगा नहीं लगती, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं पूरा तो गेम बायोमैकेनिक्स पे है। और ये क्योंकि ये चीज ना बहुत प्रोमिनेंटली हमें तब समझ में आना चालू हुई जब ये क्रिकेट में, जैसे कपिल देव का एक इंटरव्यू था, वो लोग बोलते थे ना, इनका भी था, युवराज सिंह का भी था, कि हम लोग पहले आलू के पराठे और चाय पी के जा रहे हैं खेलने के लिए, रणजी खेलने के लिए वगैरह, बाद में ये हुआ कि भाई न्यूट्रिशन भी कुछ होता है, डाइट भी होती है, जिम भी करना है, तो ये जो नॉलेज है ये तब वहां से इंसान के पास आना चालू हुई। हाँ, जो मेजरली इस फील्ड में स्पोर्ट में होगा वो पहले समझ जाएगा। ये इवन जो आर्नोल्ड के टाइम पे जो बॉडी बिल्डिंग चलती थी, मेंस फिजिक, तो भैया बताते हैं कि अब इतनी एडवांस्ड हो गई है कि पहले वो मूवमेंट करते थे यहाँ से यहाँ तक का, अब पता लगता है बायोमैकेनिक्स से कि वो यहीं से ही आपकी मसल टेंशन रिलीज हो और रहा है, कहते हैं कि यहाँ तक अभी तुम यहीं तक करो। मैं बताऊं उसका क्या है, अब देखो तुम्हारी फुल एक्सटेंशन हो गई है, इससे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन हम जो यहाँ तक लाते हैं ना, अब तुम देखो मेरा क्या मूव हो रहा है, मेरा ये वाला पोर्शन मूव हो रहा है, मेरे चेस्ट मसल्स को, पैक्ट मसल्स को काम करना पड़ रहा है, ये आ गया ऊपर लाने के लिए पैक्ट मसल काम कर रहे हैं, हाँ। इसलिए बोलते हैं यहाँ। और अभी ये भी बोलते हैं कि जिस तरह से साइंस आगे बढ़ रही है, स्पोर्ट साइंस की, आगे चल के ये जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्या पता इसकी जगह भी कुछ और नई टेक्निक्स आ जाएं, जिससे कि जो स्पेसिफिक। लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, 1980 1990 में जो स्टडी हो रखी है, वो हिंदुस्तान आज भी फॉलो नहीं कर रहा, आज भी उनको फॉलो नहीं कर रहा, छोटे लेवल पे आती है रिसर्च। जब आप पढ़ोगे तो क्वांटिटी से क्वालिटी निकलती है, क्वांटिटी से क्वालिटी निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्वांटिटी है ही नहीं इतनी, स्पोर्ट्स की इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि क्वालिटी कहाँ से निकाले बंदा। देश में ही बंदे को कंपटीशन नहीं मिल रहा, समझ लो ना। अब देश में बंदे को कंपटीशन मिले तो वो विदेश में सक्सेस भी करे। अब आप क्या नाम है, किसी भी गेम को देखोगे जिनमें गली गली में खेला जाता है, तो उसको बड़ा ज़्यादा अच्छा कंपटीशन मिलता है, अच्छे ज़्यादा प्लेयर गली गली में खेलते हैं। क्यों? गली गली में प्लेयर है एक, बिल्कुल सही, तो उनको उससे बेटर परफॉर्म करना है, उनको उससे बेटर करते करते अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। अब जी टाइकोंडो है, कोई करता ही नहीं है, कोई जल्दी करना ही नहीं चाहता, सही बात, करता ही नहीं है, गली में कोई खेलता भी नहीं है ऐसे। तुमने सुनी होगी कि जी क्रिकेट को इतना पैसा, भाई व्यू है उसमें। अगर तुम्हें किसी गेम को सक्सेस बनाना है, अगर किसी गेम को सक्सेस बनाना है, भाई सट्टा लगाओ उस पर, सट्टा लगेगा तभी वो गेम सक्सेस होगा। क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा अब आना लगा है जब से आईपीएल पे सट्टे लगे। आप सोच के देखो कि जिस गेम पे सट्टे लग रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल है। बॉक्सिंग है, आप देखते हो, कोई नहीं देखता, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इतना पैसा क्यों है? सट्टा लगता है।
उसमें लगता है प्रोफेशनल रूप MMA में लगता है, MMA पे लगता है सट्टा, UFC वगैरह में, है बिल्कुल ना? सही बात है। इसलिए सक्सेसफुल है। हमारा गेम कोई अलग थोड़ी है। तुम सब छोड़ो, जैसे मुई थाई है ना, मुई थाई इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? सट्टा नहीं लग रहा उस पर, है ना? प्रॉपर अच्छे लेवल पे सट्टे लगवाओगे तो हर गेम सक्सेस करेगा। मैं सट्टा प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन नहीं, for a नहीं, fact तो बात होता है। क्योंकि फंड तो चाहिए। जॉकी है, जैसे आपने देखा होगा, क्या नाम है वो, रनिंग वनिंग घोड़े दौड़ते हाँ, हैं, घोड़े पे जो है ना? चलते हैं अब वो घोड़े बहुत सही घोड़े पे क्या मजा आ रहा है घोड़ा को दौड़ता देख के। मैं आपकी बात समझ लेकिन रहा हूँ। सट्टा लग रहा है ना उस पे, उनको ये मजा आ रहा है कि जी मेरे को पैसा मिलेगा। वो जो ए लिस्ट में स्पोर्ट आने वाली चीज है, वो ये एक फैक्टर है आज की डेट में। ये ही एक फैक्टर, हम्म वरना फन तो देखो मजे वाली बात जो है हम्म वो तो फुटबॉल में भी जाता बहुत आता जी, है, लेकिन बास्केटबॉल में भी, हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे सट्टे लगते हैं उस पर, फन तो WWE में भी आता है, लेकिन वो उस तरह का स्पोर्ट नहीं है ना। है ना? नहीं, वो तो एंटरटेनमेंट, हाँ। एंटरटेनमेंट, वो तो एक ओपेरा हो गया, हाँ, वो तो है ना, मूवी मूवी, हाँ, लाइव स्क्रिप्टिंग। एक्शन हो गया, वो तो अलग चीज होगी। मैं स्पोर्ट्स की बात, जो प्रॉपर स्पोर्ट है, प्रॉपर स्पोर्ट, उसमें लगते हैं सट्टे, है ना? अगर जब तक सट्टे नहीं लगेंगे तब तक उसमें पैसा नहीं। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बॉक्सिंग उठा के देखो ना, बॉक्सिंग की अगर मैं कोई भी टूर्नामेंट करवाऊंगा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखता। प्रोफेशनल लेवल पर हर कोई देख रहा है। क्यों देख रहा है? कि उधर सट्टे भी लग रहे हैं, तो उनका प्रमोशन भी उस तरीके से हो रहा है, लोग भी आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, सही बात sponsorship भी है। मिल रही है। क्यों? सट्टा लग रहा है उधर। स्पॉन्सर को तो सट्टे से ब्रॉडकास्टर भी मिलते हैं, ब्रॉडकास्टर मिलते हैं तो रीच बढ़ती है। नो डाउट, ये फैक्ट है। जैसे जियो सिनेमा ही एक एग्जांपल है कि जियो सिनेमा ने IPL फ्री में दिखाया लोगों हाँ। को। उसके पीछे की बैक हिस्ट्री ये है कि उतनी देर में इतने बैटिंग ऐप के ऐड आ जाते हैं कि जितने इंडिया में आज तक कभी उसका 1% भी नहीं आया था इतने टाइम पहले तक, और अभी 2-4 साल से बूम पे है ये। बैटिंग अगर तुम सट्टा लगवा रहे हो ना, तो बंदा स्पोर्ट्स ऊपर जाएगा, बूम करेगा। तो सट्टा आएगा, पैसा आएगा, तो पैसे से पैसा बनेगा। पैसा हम प्लेयर को दे पाएंगे, हम प्लेयर को अच्छी फैसिलिटीज दे पाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज देंगे तो बच्चा प्रोवाइड करेगा, वो परफॉर्म करेगा तो लोग बोलते हैं देखने आएंगे। लेकिन असली बात ये सट्टा। अच्छा, इस पॉडकास्ट को मैं एक आखिरी बात से आपसे पूछ के ख़त्म करूँगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या पॉलिटिक्स होती हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या बहाने लगाए जाते हैं, क्या क्या बेईमानी होती है। ओलंपिक्स अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। एक छोटा सा रीज़न कि क्या हम कहाँ लैग कर रही है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने कंट्री के बाद भी। मैं बताऊँ, मैं इस पर ना एक दिन से बोल सकता हूँ इस स्पेसिफिक चीज पे, हम कहाँ लैग नहीं कर रहे। ये इशू नहीं है हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ लैग नहीं कर रहे। तो हर जगह मार रखे भाई, स्पोर्ट्स की हर जगह मार रखी है। आप ना खेलो इंडिया वगैरह चलने के बाद भी, अबे ये तो अब चला है, और कितनों को फायदा है, और कितने गेम है खेलो इंडिया में? बहुत सारे गेम नहीं है, बहुत सारे गेम नहीं है। और खेलो इंडिया से परफॉर्म वही तो हो रहा है, गेम ही तो हो रहा है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज थोड़ी मिल गई, कल्चर थोड़ी चेंज हो गया, प्रमोशन है। देखो नो डाउट खेलो इंडिया एक स्टेप, खेलो इंडिया मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, है ना, मेन स्ट्रीम में लाने का एक स्टेप है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी स्कूल लेवल पर। अगर आप सोच के देखो ना, बंदा खेल ही नहीं रहा स्पोर्ट्स, जो हफ्ते में एक बार खेल रहा है, कैलेंडर का सेंट्रल जगह उसका, है ना? और जो बंदा खेल रहा है धूप में नंगा, उस पर फैसिलिटीज नहीं है, उसको पे गाइडेंस नहीं है। अब जैसे पहले मैंने फेक फेडरेशंस में बहुत खेला था जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी। हमारे यहाँ पे ना कलेक्टिव फेलियर है ये, ऐसा नहीं इसकी गलती है जी, देखो ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत कर रहा है, सरकार गलत कर रही है, नहीं, कलेक्टिव फेलियर है ये हमारा, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, जो हम इतने मेडल नहीं मार पा रहे। चाइना में बचपन में ही उसकी मसल्स को टेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल मसल्स को टेस्ट उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं कि पावर लिफ्टिंग करेगा तो उसके मैं बोला मसल्स चेक करते हैं, उसकी मायोग्राफी होती है। अच्छा, किस बात पे कि ये कौन सा गेम में अच्छा रहेगा, पावर के गेम में अच्छा रहेगा कि एंड्योरेंस के गेम में अच्छा रहेगा। अरे वाह, है ना? ये बचपन में हो जाता है भाई, वहां की ट्रेनिंग सीक्रेट है। मजाक से हटके बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात सरप्राइज लगेगी, वहां के जो स्पोर्ट्स के जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, उनकी ट्रेनिंग सीक्रेट है कि क्या हो रहा है, वो खा रहे हैं वो तक नहीं बताएंगे आपको। अब जैसे आप चाइना का देखो, चाइना में बचपन में बच्चे उठा लिए जाते हैं कि इन बंदों को स्पोर्ट्स में डालना है। वो करवा भी क्यों रहे हैं, पता है आपको? क्योंकि उनका जो फैमिली है
वो उनका एक रास्ता है गरीबी से निकालने का, है ना, उनका ये माइंड सेट है ना, कि हमें गरीबी से निकालेगा। हमारे देश में क्या माइंड सेट है, स्पोर्ट्स कर रहा है गरीब होगा, क्या करेगा स्पोर्ट्स करके, पैसा सबने नहीं है। सुना होगा। हाँ, सेटल कैसे भाई होगा? तुम तो सेक्रेट से पढ़े हो, तुमने तो बिल्कुल। देखा है कि हमारे मैं तो- हफ्ते में एक बार होता था स्पोर्ट्स। मैं भी तो स्टेट लेवल योगा खेला हूँ। हाँ, अब तू योगा खेला है, अब क्या है, क्या करेगा भाई इसको योगा करके, क्या करेगा भाई, योगा से कितना फायदा होता है, कितना फायदा होता है योगा से। मेन स्ट्रीम में आ चुका है इंडिया में हाँ। इस लेवल पे। अब आया है ना, हाँ। ये भी मोदी जी ने कहा है, वो बात वही फैक्ट है, चीज वो है। बात है, हाँ। वो बात है। लेकिन एक बात जरूर, मोदी जी की बात तो छोड़ो, मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे चाइना में बचपन से बंदा लड़का उठा लिया, बच्ची उठा ली कि इसको जी स्पोर्ट्स में डालना है, और वहां पे क्या है कि पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि ये हमारी गरीबी दूर करेगा, गवर्नमेंट का ये हमारा नाम करेगा, है ना, टीचर का ये हमारा नाम करेगा, बच्चा का है मुझे फैसिलिटीज मिल रही है, परफॉर्मेंस मिल रही है, मैं परफॉर्म करूंगा। आपको सरप्राइज होगे अगर आप किसी भी हिंदुस्तान के फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कितना ही बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, उससे पूछो जी आपके पास नया लड़का भेजा है मैंने, क्या करवाओगे, क्या बोलेगा जी, हम तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे, नहीं एंडोरेंस करवाएंगे। तो हाथी के पहले मोबिलिटी एक्सरसाइज करवा, वरना क्या जॉइंट्स, आपने देखा हाँ। जॉइंट्स खराब होते हैं, हाँ। बिल्कुल सही है ना, बात है। कितने दो- लोगों के लिगामेंट खराब होते हैं, हम्म। स्पोर्ट्स जी लिगामेंट खराब है जी हमारे, आपका टीचर चूतिया था जिसकी वजह से आपके उसने ligament आपकी खराब हो। बॉडी पे रिसर्च ही नहीं करी कि आप हाँ। किस चीज में ज्यादा आप कर बेस्ट सकते हो। क्यों कर सकते हो, उसने आप करी ही नहीं। हाँ, मेरे कई आज नोन में ये आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये पीटीआई टीचर जितने भी हैं ज्यादातर इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं जी, हम तो लग गए कुछ नहीं करना, अब हम तो लग गए जी कुछ नहीं करना, सरकारी में इंग्लिश का टीचर पढ़ाएगा, है ना, पीटीआई इंग्लिश का टीचर पढ़ाएगा, हमारा पढ़ाने का होता है सिलेबस, फिजिकल एजुकेशन टीचर का पढ़ाने का सिलेबस होता है, मगर नहीं पढ़ा रहे भाई, अपने रूम में बैठा रहेगा, बोले जी खेल लो, चूतिया है तू, खिला, पढ़ा, एजुकेट कर। जितनी नॉलेज एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को होती है पूरे स्कूल में किसी टीचर को नहीं है, अपनी बॉडी से। मैं जितने बच्चों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट, आपको आज की डेट में आपकी इंग्लिश इतनी काम नहीं आएगी जितना आपका शरीर आपका काम आ रहा है। नहीं, अगर आपको बचपन में नॉलेज मिल जाए इस चीज की, मुझे ये करना है, 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 तो आपको माइंड सेट रहेगा कि जी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये करना ही करना है। लेकिन जी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, काम नहीं आ रही वो किसी भाई, फिजिकल, और यहाँ गलती फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, तो वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं जी हम आलसी हैं। मैं अगर अभी आपको बताऊं कि हमें फिजिकल एजुकेशन में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, तुम्हारी फट जाएगी, बोलो तुम ये क्यों पढ़ा रही है सब, हमारी फटी थी सबकी सबसे पहले, तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो भाई, हम तो खेलने आए थे, हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता पड़ रहा है। और फिर गुस्सा आती है जितने टीचर आलसी हैं, ये क्यों जरूरी था अब समझ में आ रहा है आपको। अरे तुम सोचो ना कितनी बड़ी चीज तुम मिस कर गए, आप अपने बड़ी चीज तुम आप अपने प्राइम पे जो कर सकते थे वो अब हाँ, आप नहीं कर सकते, नहीं कर लैक सकते। ऑफ नॉलेज की वजह से। चाइना में ये बात अच्छी क्या है, चाइना देखो जो बात अच्छी है वो बात अच्छी है, उधर फैसिलिटीज है, टैलेंट हंट प्रोग्राम चलते हैं, ये देख लिया बचपन में कि ये लड़का ये कर सकता है, ये बच्ची ये कर सकती है, डालो उस गेम में, उसको क्या है फिटनेस करवाएंगे पहले, सिर्फ फिटनेस, है ना, फिर देखा जाएगा कि क्योंकि ऐसा ना, आप बचपन में तो बता नहीं सकते इसकी हाइट भैया 9 फुट लंबी, एक टेंटेटिव गैस हो सकता है कि इसके घर वाले ऐसे हैं, तो इसकी हाइट ऐसी होगी, जेनेटिक्स। एक टेंटेटिव गैस दे सकते हो बस आप। भाई वो बंदे कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे मतलब हमारे हिंदुस्तान में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, खेल ले भैया, परांठे खा के खेल ले, है ना, चाय पी ले कर ले, है ना, तो गलत है ये। चाइना में क्यों प्रोग्रेस करा, चाइना के बोरी भर के मेडल आते हैं, बोरी भर के फैक्ट। हमारा हिंदुस्तान खुश था एक गोल्ड मेडल पर, एक गोल्ड मेडल जो ओलंपिक हुआ था, खुश थे, वी आर प्राउड। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने जितने हमारे मेडल नहीं उतने उनके गोल्ड है भाई, यूएसए के, चाइना के उतने गोल्ड हैं, और आप ये चीज देखो कि जब वो मेन स्ट्रीम में गोल्ड लेके आते हैं उसके बाद जो उस इंसान के पास पैसा बरसता है, उससे पहले अगर बरस जाए उसका आधा भी सब पे, हाँ, तो क्या हो जाए। आप सोच के देखो यार, यू कांट इवन फैथम बेंच, इतना पैसा बरसता है जिसका कोई, लेकिन पहले हो ना तो हिंदुस्तान का बंदा तो मेडल मारेगा, इतना पोटेंशियल है। मैं मेरे को एक ओलंपिक कोच मिले थे, अभी कभी आप 2012 के ओलंपिक में अफगानिस्तान की टीम के कोच थे वो भी मिले थे। वो पता क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान का बंदा इतनी मेहनत कर रहा है कि जितनी हम नहीं करते। एक ओलंपिक मेडल विनर बोल रहा था ये वाली बात, मैं सॉरी जो कोच थे उनके अंडर जिनको मेडल पड़ा है उनके कोच थे वो,
वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान का आदमी इतनी मेहनत करता कि हम मेहनत नहीं करते इतनी, कंपटीशन ने कंपटीशन से पहले, सबसे पहले, लेकिन मेडल नहीं आ रहा। क्यों? कमी कहीं ना कहीं तो कमी है, मेहनत में तो कमी नहीं है। लौंडे मेहनत पूरी कर रहे हैं भाई, 10-10 12-12 घंटे ट्रेनिंग करी है मैंने अकेले, मुझे भी पता है, मेरे टीममेट्स ने करी है ना, अकेले जो कर रहे हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, ना जेनेटिक्स में कोई कमी है, कमी आ रही है सिस्टम में। देखो जी, ऐसा है, जो 4 पहिए की गाड़ी है, एक पहिया है हम, एक पहिया गवर्नमेंट हो गई। अगर एक पहिया भी पंचर हो गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। हाँ, बिल्कुल। एक बात हमारे स्पोर्ट्स में कही जाती है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का एक जोड़ है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर एक भी चीज लैग करी तो उसकी पूरे उसकी, तो तुम देखो ना, इतनी छोटी सी चीज, क्या नाम है, वेट वाली, मेडल हार गई मेरी जी, डिस्क्वालीफाई हो गई, पूरा देश का दिमाग, माथा ठनक गया था, पूरे देश का माथा ठनका था छोटी सी चीज पे। किसका फेलियर था? वो गवर्नमेंट का। एक अच्छा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भेजते ना आप, एक अच्छे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भेजते भाई, दूसरे देशों में क्यों नहीं होता है? दूसरे देश के भी तो बंदे वेट काटते हैं, हर कोई वेट काटता है, ऐसा कि नहीं हमारे देश में परेशानी है यार, हर एक बंदा वेट काटता है, हर बंदा वेट काटता है, हर देश का बंदा वेट काटता है। उनके संग क्यों नहीं हो रही है? जिस बंदे ने, जो बंदा गोल्ड के लिए फाइट करी थी जिसने, उनका भी वेट, उनको भी ये सेम इशू आया होगा, उनका कैसे वेट नहीं बढ़ा? हाँ, उनका कैसे वेट नहीं बढ़ा? सिमिलर इशू तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट उनके अच्छे थे। ये तो विनेश जी की तो गलती नहीं हुई इधर, गलती किसकी हुई? जिन्होंने कमिटी को भेजा है, वो गलत है। अब आप जैसे फिक्स रहता है जी, देखो चाइना में ऐसा है ना, मैं चाइना हुआ, यूएसए हुआ, और जितनी भी अच्छी स्पोर्ट्स की, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मिंग वाली कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उधर फिक्स्ड है। अब तुम बाहर में जान दो, अपने देश में देखो, जितने भी तुम्हारे क्रिकेटर हैं, उनका फिजियोथेरेपिस्ट फिक्स है ना। अभी जो एक्सीडेंट होता है क्रिकेटर का, कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था अभी, क्या भयंकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी वो। क्यों? एक अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स, बिल्कुल वो बिना उस कोच के नहीं हो सकता। फिजियोथेरेपिस्ट, वो डॉक्टर, वो पूरी एक टीम जो लगी है, 12 बंदों की टीम लगती है एक बंदे को खड़ा करने में। आप बोल रहे हो जी कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे देश के बंदे लोग, बच्चे मेडल नहीं मार रहे हैं, कहाँ से मारेंगे? फेलियर, कलेक्टिव फेलियर है। आप स्पोर्ट्स पर्सन से बोल ही नहीं सकते कि तेरी गलती है, कलेक्टिव फेलियर है वो। अब आप सोचो ना, 11 फील्ड का एक्सपर्ट, 11 फील्ड के एक्सपर्ट, अलग अलग फील्ड, मैं अकेले तो बन नहीं सकता, है ना, मैं अकेले तो बन ही नहीं सकता, बात सवाल ही नहीं उठता उस बात का। उनका वो फेलियर है कि जो उस बंदे की बचपन की मेहनत खराब हुई है। और ऐसा एक नहीं है, विनेश जी तो एक एग्जांपल है जो हाईलाइट हो गई, अलग अलग एग्जांपल होते हैं कि कोई बंदा इंजरी से बैठ के करता है, जो विदेश में मेडल मार सकता था, देश के लिए मेडल मार सकता, लेकिन इंजरी होगी, बैठ के करता है, उसके पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है अच्छा, कोई डॉक्टर नहीं है अच्छा, समझ रहे हो ना। अब क्या नाम है, रॉनी कोलमैन जो थे, उनकी कितनी इंजरी आती थी भाई, उनको कितनी ज्यादा इंजरी आती थी, फिर भी परफॉर्म करते थे। और वो लास्ट में उनके वो घुटने ही जवाब देंगे, क्योंकि एक्सेस वेट उठा लिया उन्होंने, वो एक सर्टेन रीजन था, उन्हें भी पता था कि क्या हो सकता है एडवर्स इफेक्ट, सब पता था, लेकिन तब भी आज के टाइम करती ना, परफॉर्मेंस दे दी। ऐसा है ना, देखो मैंने आपको बताया, आज जीना है ना, आज ही जियो, क्लियरिटी रखो अपनी जिंदगी में कि मुझे आज जीना है, गोल्ड मेडल मारना भले उसके लिए शरीर खत्म हो जाए, लेकिन आज गोल्ड मारना है। अभी जैसे परफॉर्मेंस जब आप ऊंचे लेवल पे करते हो, तो उस समय रहता है कि जी सब खत्म हो जाए, हमारे पूरा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन गोल्ड आना चाहिए। अब उनका ये माइंडसेट क्लियर था, जेनेटिक्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, उनकी बॉडी पूरी खत्म हो चुकी है, आज की डेट में व्हील चेयर पर चलते हैं वो, लेकिन 6 बार के मिस्टर ओलंपिया रहे, तब भी वेट लिफ्ट करते हैं आज भी, है ना, 6 बार के मिस्टर ओलंपिया रहे। कुछ तो बात है भाई, कमर टूट गई उनकी, कमर टूट गई, बंदा तब भी परफॉर्मेंस दे गया, तब भी उन्होंने, आज भी क्लिप्स आती हैं वो पुशअप, वो अरे वो सब तो मैं उसी समय की बात कर रहा हूं भाई, कमर टूट गई, कमर उनकी क्लैंप से रुकी हुई है, फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, फिर क्लैंप टूट गई, है ना। बंदा तो कहाँ पे उनके पास है, उन्होंने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया। हमारे देश की जो मीराबाई चानू है, कहाँ ट्रेन कर रही है पता है आपको? क्वाइट यूनिवर्सिटी नाम की है, यूट्यूब पे चैनल है, उधर ट्रेनिंग करती हैं वो, है ना। हिंदुस्तान में तो कर भी नहीं रही। अच्छा, क्यों? है ही नहीं हमारे देश का टैलेंट। अच्छा तुम्हें बड़ी अच्छी बात बताऊं, हमारे देश के आईआईटी के इंजीनियर
ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, हम्म एम्स के डॉक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ये फिजिकल एजुकेशन में ऐसी रही है जो हमारे देश के लोग ही ना चाह रहे हैं इनको। आपने जो ये जो बात बोली है ना कि एक इंसान पे 11 लोग लगते हैं, आप इसको अगर इकोनॉमिकली और देश के यूथ के लिए सोचो कि 11 एम्प्लॉयमेंट खड़े हो सकते हैं एक एक इंडिविजुअल के लिए। एक इंडिविजुअल के लिए सोचो, और अगर एथलीट्स निकलते हैं अरे और मैं तो मेडल कह रहा हूँ, जीतते हैं, टीम के लिए खड़े हो सकते हैं, एक साई का सेंटर के लिए खड़े हो सकते हैं ना, 11 लोग प्रोफेशनल अलग अलग, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए कितना, और उसमें भी फिर कंपटीशन जब, हाँ है ना, जैसे 11 बंदों, मैं स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपिस्ट का पी लो, मतलब अगर सपोज करो मेरे अंदर 10 लोग होंगे ना, एक साई पे एक टीम तो होती नहीं है जी, कम से कम 10 गेम की 4 टीमें होती हैं, तो सबको इंजरी आती है, सबको वो होता है भाई, बनना एम्प्लॉयमेंट होगा इससे कितना। अभी यहाँ का फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ता है, विदेश जाता है, यहाँ का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का यहाँ पे कुछ करा, विदेश चला गया, कोई हिंदुस्तान में स्कोप नहीं है उसका, है ना, हिंदुस्तान में स्कोप ही नहीं दे रहे, चाइना में चला गया, वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पा रही, उसकी डिमांड ही नहीं है, मतलब डिमांड ही सिस्टम ही ऐसा नहीं बना रखा है जैसे आप बता रहे हो कि एक इंसान पे 11 लोग लगते हैं। ये चीज एक एथलीट ही NIS में है, ये भी सुप्रीम 11 लोग अपने फील्ड का सुप्रीम, लेकिन NIS तक पहुंचते पता चूतर पाट जाते हैं, है ना, साइन में प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि अगर ये नॉलेज अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में दे दी जाए कि अगर आप इस फील्ड में एक्सेल करोगे तो आप किसको रिप्रेजेंट करवाओगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एग्जैक्टली भाई, स्कूल में नॉलेज दो ना। और वो आपने बताया कि क्या होता है स्कूल में, नहीं, ये तो फैक्ट और है। और पता है क्या, हर कोई ये चीज़ इसमें ना करता है, इसमें बच्चों की गलती इसलिए नहीं है जो यंग बच्चे हैं हाई स्कूल, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इसका कितना एक्सपोजर है। गर्दन का होश नहीं है नहीं, क्योंकि उन्हें इस चीज का एक्सपोजर है ही नहीं कि ये सब भी हो सकता है। जैसे ट्रेनिंग लेते हैं वो, है ना, वो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट बताऊं, है ना, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली, यहाँ पे करा, ये करा, हिंदुस्तान में स्कोप ही नहीं है, तो बोले अपनी यहाँ केवल फुटबॉल लिया और उसी लात मारते रहेंगे, फुटबॉल साइड से निकल जाती है, वो पैरों में लात मारते रहते हैं। ये ग्राउंड में ये रियलिटी है, स्कूल में ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए, क्या नाम है, प्लेयर्स पे ना टीम लगती है, मेहनत है, जो ऐसा ना आमिर खान जी का डायलॉग है कि मेहनत लगती है, हवा पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत लगती है। बिल्कुल सही बात, मेहनत लगती, सच में यार बहुत मेहनत लगती है। यू कांट इवन इमेजिन कहाँ से स्टार्ट होगी मेहनत। तो जैसे सब लोग बोलते हैं कि जी कोच इतना पुश क्यों कर रहा है, कोच इतना पुश क्यों कर रहा है, भाई कोच को कुछ नहीं मिलता। मैं सबसे बड़ी बात बोलूं, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, उसके कोच का नाम बता, किसी को नहीं पता, लेकिन उसके कोच खुश है कि भाई मेरे लड़के ने मेडल मारा, नाम तो नहीं मिला लेकिन उसको अंदर से खुश है कि भाई मेरे लड़के ने मेडल मारा है। वो वाली बात होती है, लेकिन ना हिंदुस्तान का आदमी समझ ही नहीं सकता इस बात को, पेरेंट्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बात बोली जाती है कि क्रांतिकारी पड़ोस के घर में अच्छा लगता है ना। आज एक इससे पहले की रिकॉर्डिंग में एक लॉयर आए थे, तो वो ये बात बोल रहे थे कि इंसान तब तक उस इंसिडेंट से नहीं सुधरेगा जबकि सोसाइटी में जब तक उस पे वो बात नहीं आ रही ना, तब तक, वरना तो अरे भाड़ में जाने दो। तो सेम यही है कि कोई अगर रेवोल्यूशनरी कोई काम कर रहा है तो वो पड़ोसी करे, कोई आफत आ गई सोसाइटी में तो पड़ोसी का चला जाए तो सही है, मैं नहीं जाऊंगा। अब आप एज अ नेशन आप नहीं ग्रो कर सकते। मेरे जो बहुत सारे नोन है ताइक्वांडो के अच्छे कोच जो बन सकते थे, आज की डेट में दुबई में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। हमारे देश में कंडीशन ही ऐसी है, उस इंसान को खाने के लाले पड़ जाएंगे, आप फैमिली को सस्टेन करना है, उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे आपके। सबसे पहले जी ये बेसिक नीड पूरी होती है, खाना सबसे पहले, सेफ्टी वगैरह होगी, ऐसा पिरामिड बोलते हैं इनको, है ना। लेकिन अब यहाँ पे खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर तुम्हारे कोच को, तो भाई क्यों रुकेगा यहाँ पे, अच्छा कोच क्यों रुकेगा यहाँ पे जब आपके यहाँ पे वो नहीं है, कदर ही नहीं है। मेरे जो कोच थे सैयद हसन राजे, वो अफगानिस्तान में उनके पोस्टर लगते थे, सोच के थे इतनी पॉपुलैरिटी थी, उनके देश ने उनकी कदर नहीं करी, छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। यही हमारे देश के लोग कर रहे हैं कि भाई हमारे देश बस इतने ऊंचे लेवल पे मेडल नहीं मारा, लेकिन भाई अच्छे लेवल पे मेडल मारे हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल मेडल मारे हैं भाई। उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, जा रहे हैं विदेश, दुबई में ट्रेनिंग दे रहे हैं, दुबई में पैसा भी है, कर भी रहे हैं, इज्जत भी है। तो हिंदुस्तान का ये कलेक्टिव फेलियर है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं निकले, वो एक कलेक्टिव फेलियर है।
आप देख के देखो, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन जो निकल रहे हैं, एक दो को छोड़ के, उनके घर वाले उनके बचपन से लग रहे हैं उनके संग। अगर जब तक घर वाले बचपन से नहीं लगेंगे तो आप परफॉर्म एक्सेल नहीं कर पाओगे इतना, क्योंकि घर से एक बंदा माइंडसेट फ्री होना जरूरी है। जैसे मेरे नून में मेरा जो टीममेट था अमन कादयान, उसके घर वाले बचपन से लग रहे हैं भाई उसके संग कि तू कर, हम खड़े हैं तेरे साथ। कशिश मलिक है जो एशियन गेम्स खेली थी, वो है ना, मेरी टीममेट रही है, तो उसके भी घर वाले बचपन से हैं कि तू कर भाई, हम हैं। उनकी बड़ी फनी स्टोरी है, पता है मैंने टाइकोंडो को चालू करा था, लड़के छेड़ रहे थे चारों की लिटरली वो दंगल वाला सीन हुआ है, जो बोला कि चोरी को मारा है, चोरी से पिट के आ गया भाई। 4 राउंड में छेड़ा वो भाई, उन्होंने तोड़ दी भाई, मार के बहुत मारा। तो उन्होंने जी टाइकोंडो करो। अब वो इतना अच्छा करा उन्होंने कि वो एशियन गेम्स खेलने गई थी जकार्ता में, जो हुआ था इंडोनेशिया में, है ना, वो एशियन गेम्स खेलने गई थी। अभी बड़ा अच्छा लगता है हमारे टीममेट्स सुबह से लेकर शाम तक, और बहुत हम्बल। जैसे आप कभी बात करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगा जी बहुत एटीट्यूड है जी वो इतने लेवल पे खेलने के बाद, इतने ऊंचे लेवल पे खेलने के बाद इतने हम्बल होते हैं। और यहाँ पे जी जिम में आपको भी देखना, 100 किलो की बेंच मारनी, हमसे बड़े सेंसा कौन, तू कौन, मैं कहाँ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है स्पोर्ट्स पर्सन में और फिटनेस वाले, बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पोर्ट्स पर्सन हम्बल हो जाते हैं। अगर आप यहीं पे कुछ पहलवानों की बात करो तो वो बात अलग है, वो गुंडागर्दी में चले गए, है ना, उनकी एनर्जी कहीं और किसी और चैनल में चली गई है। वरना जितने स्पोर्ट्स पर्सन आप कभी भी मिलना, बहुत हम्बल मिले, बहुत प्यार से बात करेंगे आपसे। कभी मुझसे भी लोग मिलते हैं, मैं तो जो ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं बोलता, मैं खेला, है ना, लेकिन मुझसे मिलते हैं और मैं भी बड़े प्यार से बात करता हूँ। किस बात की एंड आप में एटीट्यूड किस बात का, ये वाली बात आती है। इस एपिसोड को फिर अब यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू बलराम भैया, आज आप आए, आपने अपना टाइम दिया। जय श्री राम। अगली बार आओ तो आप मुस्टैच रख के आना, क्योंकि नहीं मैंने ना वाला याद है, भगत सिंह वाला लुक जो था भाई, वो अभी खत्म हुआ है, पता है तुम्हें? वो मैं तो आपकी ना फोटो जब देखी तो मुझे लगा मुस्टैच में ही आओगे, और फिर आप आए तो बिल्कुल ऐसे बेबी बॉय बन गया। क्योंकि अभी फेसबुक पे तो अभी बता रहा हूँ तुम लोग ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड सुनेगी